अच्छा बेटा, आज हम सॉल्व करेंगे ईयरली पेपर. द पेपर इज़ अक्टूबर नवंबर 25, वेरिएंट 22. ठीक है बेटा, वी स्टार्ट दिस पेपर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज the table contains pseudocode example. Each example may contain statements that are related to one or more of, and we have to identify selection, iteration and subroutine. Because selection means there are three statements which we use in selection: if statement, or if else statement, or case statement. So where we make a choice, ठीक है ना. selection we already know that, and clearly we can see that यहाँ पे क्या हो रहा है, if statement use हो रही है, so it is selection. और similarly हमारे पास तीन loops हैं, iteration और loops, for loop, while loop और repeat until loop, और we call them count control loop, precondition and post condition. तो ये for loop भी यहाँ पे यूज हो रहा है, so it is iteration, बल्कि ये मार्किंग की से देख लें. और at the same time call, this is, ये जो हमें नजर आ रहा है, what is this? This is a procedure. ये प्रोसीजर कॉल हो रहा है. ठीक है बेटा, तो जब प्रोसीजर क्या है, सब रूटीन. तो ऑलरेडी आपको बता दूं, मॉड्यूल या सब रूटीन एक ही बात होता है. Sometimes we call modules subroutine, and module and subroutine has two types: procedures and functions. ठीक है ना. तो this is a function, this is a procedure call, so we can take all three. अच्छा, एक चीज़ का बेटा ख्याल रखें, ये देखें, complete the table by placing one or more ticks. बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बोल्ड में. तो you must tick all the columns, ठीक है ना, which are correct. तो it's not that you can only take any one. Sometimes student don't read carefully, और बस वो देखते हैं selection है, they take selection and just move on. तो you need to be very careful, ठीक है ना. you have to take all three. and similarly ये बाकी देखें, otherwise मैंने आपको अभी बताया, otherwise ये case statement, and cases of course selection, वो भी ठीक है. while है, very simple. while loop iteration है. और this all done is equal to true. ये क्या है, all done is a function. ठीक है ना. ये जो स्मॉल पैरेंथेसिस आपको नजर आ रहे हैं, इट शोज दैट दिस all done is a function. इट रिटर्न्स अ वैल्यू. हाउ? जाहिर है ये रिटर्न करेगा, तो ये कंपेयर करेंगे ना वैल्यू को. दिस फंक्शन विल गोइंग टू रिटर्न समथिंग, एंड it will be a boolean value, since we are comparing it with a boolean value. तो ये true या false रिटर्न करेगा. तो इफ इट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है ना, तो कंडीशन इज ट्रू, और इफ इट इज नॉट, तो इट इज फॉल्स. ठीक है ना. तो दोनों चीजें यूज हो रही हैं, वाइल और दिस वन फंक्शन विच इज सब रूटीन एज वेल. तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे. तो एक बात बेटा वैसे जहन में रखें, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं ना, पैरेंथेसिस, ये हमेशा फंक्शंस के साथ यूज होते हैं, फंक्शन और प्रोसीजर्स के साथ. आप किसी फंक्शन को कॉल करें, बात जहन में रखें, ठीक है ना. किसी भी फंक्शन को आप कॉल करेंगे, या किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर को, फंक्शन या प्रोसीजर दोनों, उनको जब भी आपने डिक्लेयर करना है या कॉल करना है, फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन और प्रोसीजर, उसमें हमेशा ये वाले ब्रैकेट्स यूज होते हैं, स्मॉल पैरेंथेसिस, ये याद रखिएगा. ठीक है ना. यहीं से आपको पता चला व्हाई इट इज नॉट इन अरे. ये एक तो इसका इंडेक्स नहीं है, और दूसरा अरे में, जब अरे के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं, ये डिफरेंस याद रखिएगा. ठीक है ना. इट्स नॉट इन अरे, इट इज अ फंक्शन और प्रोसीजर. तो अब ये वाइट इज अ फंक्शन बिकॉज यहाँ पे हमें लग रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी सम वैल्यू रिटर्न हियर, तो इसलिए ये फंक्शन है. तो ये भी थोड़ा सा समझा करें, ठीक है. और अदरवाइज आपको पता है कि जब भी हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं, तो उसके साथ ये कीवर्ड यूज करते हैं, कॉल. तो दिस कॉल ऑल्सो इंडिकेट इट इज़ अ प्रोसीजर कॉल. लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वी डोंट राइट एनीथिंग, उसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉल हम नहीं लिखते. बट इट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू. उस वैल्यू को चाहे आप कंपेयर करें, चाहे किसी वेरिएबल को असाइन करें, चाहे आउटपुट कर लें. ठीक है. एनीवे, ये छोटी सी टिप्स मैंने साथ आपको बता दी. एंड फाइनली हमारे पास ये लास्ट कॉलम है, और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये भी सिलेक्शन है. अब यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होइएगा, हाउ इट कैन बी अ सिलेक्शन. तो बेटा यहाँ से एक्चुअली इट इज़ अ गेस, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको गेस दे रहा है, इट्स नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट. ये कॉलन
फॉलोड बाय दिस। तो यहां से हमें लग रहा है ये केस स्टेटमेंट है, इट इज पार्ट ऑफ केस स्टेटमेंट। ये A1 केस है। केस के बाद इफ द वैल्यू इज 30 तो देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है ना, तो यहां से हमें आइडिया हो रहा है, वी कैन चेक दैट कि बेसिकली इट इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो ये आपने इस तरह से गैस करना है। ठीक है, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि जी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं, कि भी इफ एंड इफ है, फॉर नेक्स्ट है, यहां से तो आपको क्लियरली समझ आ रही है। वाइल में ओनली वन वर्ड इज देयर। ठीक है, तो दिस इज आवर आइट्रेशन एंड दिस वन स्पेशली यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो इट इज अ केस स्टेटमेंट विच इज अ सिलेक्शन। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इसका देख लें, गिव द टेबल बाय गिविंग द एप्रोप्रिएट डाटा टाइप। तो यहाँ पे डाटा टाइप इट्स वेरी सिंपल वन, ये डेसिमल वैल्यू है हमारे पास, तो वी विल गोइंग टू हैव अ रियल, दिस इज स्ट्रिंग, एनीथिंग इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा ए स्ट्रिंग, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें सम टाइम डेट लिखी होती है, जिस तरह ये नीचे डेट है। ठीक है ना, ठीक है, ये जो हमारे पास लिखी हुई है ये डेट है, बट अगर यही डेट यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होगी तो इट विल बी अ स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो ये डेट ऑफ बर्थ डेट है, तो इसका ख्याल रखें, एनीथिंग इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इज स्ट्रिंग। इवन इफ अगर ये 5.42 है, इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो ये रियल नहीं होगा, फिर ये स्ट्रिंग होगा। इस डेट को लिखेंगे ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा, बस इसका ख्याल रखना। ठीक है, मूव ऑन, आगे चलते हैं बेटा। एवेल्यूएट एक्सप्रेशन इन द टेबल बाय यूजिंग, चलें यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे एवेल्यूएट करेंगे। इंट रिजल्ट 1 प्लस, ठीक है, ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है, तो अगेन आप चेक कर सकते हैं, इंट क्या करता है, इंट क्या करेगा, ये जो वैल्यू है हमारे पास रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या है 5.42। तो व्हाट इंट विल गोइंग टू डू, इंट विल गोइंग टू रिमूव दिस डेसिमल पार्ट। इंट क्या करता है, इट कन्वर्ट इनटू इंटीजर। एक सेकंड में आपको, जी बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटा ये इंट बिल्ट इन फंक्शन, दिस इज इंसर्ट, और इंसर्ट में क्या करता है, इट जस्ट रिमूव्स द डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल के बाद जो भी आ रहा है इट विल बी रिमूव्ड। अगर ये 27.9 भी होता, 95 भी होता, तो ये 27 ही होता। ये राउंड नहीं है, प्लीज़ इसका ख्याल इसका कीजिएगा, नीड टू बी केयरफुल कि ये 27 रहेगा। इसके बाद वट एवर द वैल्यू इज़, वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 5 और 5, ये जो भी, वो चक्कर नहीं है। ठीक है ना, राउंड वाला चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, तो ये एंड क्या कर देगा, 5 कर देगा। 5 प्लस 1 6, 6 इज ग्रेटर देन 6 इज नॉट, इज फॉल्स, ज़ाहिर है 6 इज नॉट ग्रेटर देन, इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए। तो नेक्स्ट मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप देख लें। अच्छा, ये आ गया फॉल्स, आ गया फर्स्ट वाला हमारे पास। ठीक है ना, दिस इज फॉल्स। और क्या है हमारे पास, नम टू स्ट्रिंग, पहले लेंथ आ गया, तो लेंथ ऑफ दिस वन। अच्छा, सम टाइम कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, दे स्टार्ट काउंटिंग दीज लेटर्स, दिस इज अ वेरिएबल। बेटा आपने ये देखना है कि इट इज नॉट अ स्ट्रिंग, ये क्या है, इट इज अ वेरिएबल एंड द स्ट्रिंग इज हियर, स्ट्रिंग ये है, दिस इज द स्ट्रिंग, इसको आपने काउंट करना है। ठीक है ना, तो कुछ स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट आई हैव सीन देम कि दे स्टार्ट काउंटिंग दिस वन मंथ में 1 2 3 4, दिस इज नॉट। इफ हाँ यस, अगर ये वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है इन्वर्टेड कॉमा में, तो फिर आप इसके करेक्टर्स काउंट करते, एंड इट इंक्लूड स्पेसेस। अगर इसमें कोई स्पेस आ रही है, कोई भी करेक्टर आ रहा है, तो वी विल काउंट ऑल द करेक्टर्स, वी कैन काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 करेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आ गया 12, एंड दिस 12 विल बी इंटीजर, बिकॉज इंटीजर क्यों होगा, जो हमारे पास लेंथ का बिल्ट इन फंक्शन है, ये इंसर्ट आपको पेपर में बेटा दिस विल बी गिवन टू यू, ये देखेंगे, लेंथ विल ऑलवेज गोइंग टू रिटर्न यू इंटीजर। ठीक है ना, यू विल गिव अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर एंड यू गेट इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए इसको हमने, ये इंटीजर आ गया। एंड नम टू स्ट्रिंग क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दिस इंटीजर इनटू स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो नम टू स्ट्रिंग जो है, वी नो दैट ये जो है नम टू स्ट्रिंग, ठीक है ना, दिस वन। तो नम टू स्ट्रिंग क्या करता है, इफ अ वैल्यू इज गिवन लाइक दिस,
इंटीजर वैल्यू और रियल वैल्यू, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, तो इन्वर्टेड कॉमा में आ जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, नाउ यू कैन कॉन्केटिनेट दिस वैल्यू। अरिथमेटिक ऑपरेशन आप स्ट्रिंग पे परफॉर्म नहीं कर सकते, बट यू कैन परफॉर्म कॉन्केटिनेशन। तो अगर आपको इसको कॉन्केटिनेट करना है तो यू कैन डू इट। एंड इफ यू हैव द न्यूमेरिक वैल्यू और रियल और इंटीजर वैल्यू, तो यू वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रिंग में और यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, और अगेन जब आप इसको बेटा लिखेंगे तो दीज इन्वर्टेड कॉमास आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समटाइम्स स्टूडेंट्स डोंट प्लेस दीज इन्वर्टेड कॉमा अराउंड दिस वैल्यू, तो ये बेशक ये 12 है, बट इफ यू विल नॉट प्लेस इन्वर्टेड कॉमा तो इट मीन्स यू हैव नॉट यूज्ड दिस num to string, नहीं यूज किया फिर आपने, ठीक है, यू हैव ओनली यूज लेंथ, तो विच इज इनकरेक्ट। चलें तो आगे बेटा यहाँ पे देखते हैं num to string रिजल्ट। अब यहाँ पे देखें what is result, result is a real value 5.42 plus 3.2, this is a string। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है ना, तो स्ट्रिंग एंड रियल वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यूज कैन नॉट बी एडेड, एडिशन नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इवन कॉन्केटिनेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्केटिनेशन भी स्ट्रिंग और कैरेक्टर के दरमियान होती है। तो यहाँ पे एक तरफ रियल वैल्यू है एंड द अदर वन इज स्ट्रिंग, सो एडिशन इज नॉट पॉसिबल, सो सिंपल एरर है। और ये लिखा हुआ है राइट एरर if the expression contain an error, and simply you have to write the error, there is no need any kind of explanation, ठीक है ना। आपने सिंपल ये वर्ड लिख देना है एरर, ठीक है, एंड इट विल सर्व द पर्पस। ये हो गया। और बेटा अब यहाँ पे देख ले मिड, अब यहाँ पे दो बिल्ट इन फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो पहले फर्स्ट वन हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, मंथ, बर्थडे। अब अगेन बर्थडे इज अ वेरिएबल एंड वी हैव टू लुक फॉर द वैल्यू ऑफ बर्थडे, वो ये आ गई, ठीक है जी। मंथ क्या करेगा, मंथ विल गोइंग टू गिव अस और रिटर्न द वैल्यू ऑफ मंथ विच इज 11। यहां से हम देख सकते हैं ये हमारे पास बेटा बिल्ट इन फंक्शन है, ये मंथ, ठीक है ना। तो ये बिल्ट इन फंक्शन क्या बता रहे हैं हमें, इफ वी आर गिवन विद द डेट वैल्यू, ये डेट है, तो इसमें से मंथ क्या है 10, तो दिस 10 विल बी रिटर्न, ठीक है। और डेट में याद रखिएगा पैटर्न ये वाला होता है, डे मंथ ईयर, ऑर्डर ये होता है, तो मंथ हमेशा सेकंड पे आता है, ठीक है। तो इट विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू, तो डेट का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। तो यहाँ से यू विल गोइंग टू गेट मंथ, यहाँ से आपके पास बर्थडे क्या आ जाएगा 11, तो ये आ गया 11 और उसके बाद है -2, तो 11 - 2, ये 11 आ गया और ये आ गया -2, तो गिव्स अस 9, ठीक है, यहाँ पे आ गया 9। अब जरा गौर कीजिएगा, ओके राइट इट दिस प्लेस, दिस गिव्स यू 9, देन यू हैव कॉमा 1, और हमारे पास पैरामीटर बिल्ट इन फंक्शन क्या है हियर, वी हैव मिड। तो मिड रिक्वायर्स three parameters. The first one is month letter, which is a string. The second is integer, comma, and the third is also integer. And how this mid works, mid क्या करता है, एक दफ़ा फिर हम यहाँ से इंसर्ट से भी चेक कर लेते हैं, if we have any kind of confusion। ये देखें, तो mid requires 3 parameters, एक string और 2 integer। and what does this means, ये जो सेकंड हमारे पास, ये फर्स्ट जो इंटीजर वैल्यू होती है, इट इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू विल गोइंग टू कॉपी द स्ट्रिंग। कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड से। अब ये सेकंड मींस ए इज फर्स्ट एंड बी इज सेकंड एंड बी इज इंक्लूडेड, सेकंड कैरेक्टर इसमें इंक्लूडेड है। एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी वांटेड टू कॉपी फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, ये जो रिटर्न करेगा इस स्ट्रिंग में से 3, तो बी से स्टार्ट करेंगे, बी सी एंड डी, 3 characters and we get this one and in the form of string, तो ये string में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो mid हमेशा string आपको रिटर्न करेगा, starting from character number this one जो यहाँ पे होगा and then the number of characters। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, we started from character number 9 and how many character, we only need 1। तो 9 पे देख लें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एस है, कैपिटल एस, एस से स्टार्ट करना है, बट हियर वी हैव ओनली 1, तो एक ही कैरेक्टर आएगा यहाँ से, और सो द आंसर इज दिस। तो रिटर्न स्ट्रिंग, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो इट्स वेरी सिंपल। तो जब आप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हो, द इंसर्ट विल बी गिवन टू यू,
तो यू मस्ट रेफर टू इंसर्ट इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन, या आपको कोई डाउट है तो उसको पहले आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें। जी बेटा, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ज़रा देखिएगा, डेटा इज अ ग्लोबल 1D अरे कंटेनिंग 20 एलिमेंट ऑफ टाइप रियल। अच्छा बेटा, जब हम ग्लोबल का वर्ड आ जाता है ना क्वेश्चन में, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट कि ये अरे ऑलरेडी, अरे या वेरिएबल जो भी है, दैट इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर दिस, और मीन्स यू कैन यूज दिस स्ट्रेट अवे। तो ग्लोबल जब भी आ जाता है इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी उस फंक्शन प्रोसीजर जो अगर आपको लिखने को कहा जाएगा क्वेश्चन में, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस इट। और इसमें ज़ाहिर 20 वैल्यूज़ होंगी और टाइप रियल, ठीक है, ये अरे आ गई। और एल्गोरिदम क्या कर रहा है? एन एल्गोरिदम विल इनपुट सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूज वन एट अ टाइम। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ, एक वैल्यू नहीं है जो इनपुट करना है, वो आपने या एल्गोरिदम ने कितना करना है? एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो जब ज़्यादा वैल्यूज़ हमेशा आप इनपुट करेंगे तो वी नीड अ लूप, ठीक है ना, हमें कोई लूप चाहिए होगा। तो असाइन ईच वैल्यू टू कंसेक्यूटिव अरे एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1। एक बात ध्यान में रखें कि आपकी जो अरे है उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, 0 से नहीं हो रहा, बिकॉज अरे का इंडेक्स 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कंसेक्यूटिव मीन्स पहले इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू इनपुट होगी वो स्टोर होगी, फिर 2 पे, फिर 3 पे एंड सो ऑन, ठीक है। एंड व्हेन द वैल्यू दिस इज इनपुट, और ये है आपकी लास्ट वैल्यू। एज सुन एज 99.9 इज इनपुट, द लूप विल स्टॉप, द इनपुट विल स्टॉप, ठीक है ना। और ऑल 20 एलिमेंट्स हैव बीन असाइन्ड। या तो फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इनपुट 20 हो जाती है, ठीक है, अगर 20 से पहले 99 आ जाता है, लाइक आफ्टर 5 वैल्यूज 10 वैल्यूज, द लूप विल स्टॉप। बट इफ 99 नहीं आ रहा और 20 वैल्यू कंप्लीट हो गई हैं, तो देन वी स्टोर द 20th वैल्यू एंड स्टॉप। तो इट मीन्स वी विल गोइंग टू हैव टू कंडीशंस। तो यहाँ पे इस एल्गोरिदम में वी हैव टू कंडीशन टू स्टॉप, ठीक है, जिन इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, ठीक है ना। 20 एलिमेंट हैव बीन असाइन्ड, द वैल्यू दिस मस्ट नॉट बी स्टोर्ड इन द अरे। तो केयरफुल रहना है कि जैसे ही ये वैल्यू इनपुट हो, हमारा लूप जो है वो एंड हो जाए बिफोर स्टोरिंग द वैल्यू इन द अरे। तो अरे में वैल्यू स्टोर करने से पहले ही वो क्लोज हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या करना है? कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो आपने फ्लो चार्ट बनाना है टू रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम। तो बेटा इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें पहले थोड़ी सी लॉजिक अपनी बना लें। अब यहाँ पे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक तो यहाँ पे रेपिटिशन लूप यूज होगा रिपीटेडली, एक बात। दूसरी बात है यू विल गोइंग टू गेट द इनपुट, आप इनपुट लेंगे और फिर उस वैल्यू को अरे के अंदर असाइन करेंगे, स्टोर करेंगे यूजिंग अ वेरिएबल, कोई भी इंडेक्स। तो एक वेरिएबल आपको इंडेक्स भी चाहिए होगा, ठीक है। तो वो जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट होगा, उसको आप 1 से इनिशियलाइज करें और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा? आफ्टर दैट, उसके बाद आपने उन वैल्यूज को अरे के अंदर स्टोर करना है। जी बेटा, फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, ये जो फ्लो चार्ट है ना हमारे पास, तो मैंने इसका एक ये एक वो लिखा है एल्गोरिदम सूडो कोड, ठीक है ना, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऑल्दो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जस्ट के अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें कि रफ सा आप लिख सकते हैं इस तरह से, सो दैट यू हैव द बेटर आइडिया हाउ यू कैन ड्रॉ द फ्लो चार्ट। तो इंडेक्स एक वेरिएबल ले लें, उसमें 1 स्टोर कर लिया, इनपुट किया नम, ठीक है। उसके बाद चेक किया नम, ये तो नहीं है, 99.9 तो नहीं है जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो बल्कि ये इसको 99 के बजाय मेक इट 9, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन इज इंडेक्स वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 20। तो जब तक वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है, इफ बोथ दीज कंडीशंस आर ट्रू, नम 99 नहीं है, 99.9, एंड इंडेक्स इज लेस देन 20, इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तो क्या होगा? द वैल्यू, द इनपुट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन इंडेक्स 1, फर्स्ट टाइम 1 पे स्टोर होगी, देन दिस वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड एंड ये इनपुट दोबारा लेंगे विद इन द लूप, ठीक है। लूप के अंदर क्या होगा? ये दोबारा इनपुट होगी, सेकंड इनपुट। तो अगेन द इनपुट इज चेक्ड, इफ इट इज 99 तो लूप विल स्टॉप, इफ इट इज नॉट एंड इंडेक्स इज लेस देन दिस, तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ये लॉजिक है। अच्छा, ये तो है अब सूडो कोड। नाउ यू हैव टू सी दिस, ठीक है, इमेजिन दिस एंड देन
ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, तो यूज़ पेंसिल सो दैट यू कैन मेक द चेंजेस। अच्छा एक बात याद रखें बेटा, फ्लो चार्ट के अंदर हम डिक्लेयर नहीं करते किसी भी वेरिएबल को, ठीक है ना, तो डिक्लेरेशन नहीं है, बट इनिशियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। और एक बात याद रखिएगा, फ्लो चार्ट के अंदर बेटा जब भी हम इनिशियलाइज, ये स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट जहाँ भी होगी वहाँ पे आप लिखेंगे क्या वर्ड, सेट। सेट और वेरिएबल का नाम, अभी क्या कर रहे हैं हम, असाइन वैल्यू किसको कर रहे हैं, इंडेक्स वेरिएबल को, तो यू विल राइट इट लाइक दिस, सेट इंडेक्स टू TO2 और जो वैल्यू होगी, ये पैटर्न आपने फ्लो चार्ट के अंदर फॉलो करना है, दिस वन। और इसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो जाहिर है ये वाला सिंबल यूज होता है, स्क्वायर वाला। तो ये ख्याल रखिएगा जहां भी असाइनमेंट आएगी तो आपने ये वर्ड यूज करना है, सेट वेरिएबल का नाम, टू आगे जो भी वैल्यू आप उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने इंडेक्स जिस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, इनपुट लेनी है, और ये दो कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है, इंक्रीमेंट करना है और कंटिन्यू करना है। तो इसके मुताबिक क्या करेंगे, नाउ वी सी दैट हाउ अ फ्लो चार्ट इज ड्रॉन इन मार्किंग की में देख लेते हैं, ऑलरेडी जो बना है हमारे पास फ्लो चार्ट। तो ये सेट इंडेक्स टू 1, अब ये आपने 1 ही करना है, 0 नहीं करना है इसको, बिकॉज द इंडेक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो इसलिए 0 वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इनपुट आ गया, इनपुट के लिए ये सिंबल यूज होता है, यू नो दैट। फिर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, इज नम। अच्छा जब भी ये सिंबल फ्लो चार्ट में आएगा, ठीक है ना, तो इस सिंबल के अंदर जो कंडीशन आपने लिखनी है उसका पैटर्न भी यही है। तो यू ऑलवेज डू इट लाइक दिस, इज, ठीक है, इसके बाद जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी लॉजिक है आपका फ्लो चार्ट के अंदर वो लिखें, एंड देन राइट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये इस तरह से इसका पैटर्न हमेशा ये होता है। और देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस डिसीजन बॉक्स ऑलवेज हैज 2 एग्जिट पॉइंट्स, ठीक है ना, इसके एग्जिट पॉइंट्स 2 है कि भाई अगर इफ दिस सेंस इट इज अ कंडीशन, इट कैन बी ट्रू और अ फॉल्स। तो अगर ये ट्रू है तो यू विल मूव ऑन दिस पार्ट, इफ इट इज फॉल्स यू विल मूव ऑन दिस साइड। तो आपने इन साइड्स पे जब मूव करना है तो आपने ये मेंशन जरूर करना है कि वेयर येस है और नो है, या ट्रू फॉल्स कर लें, फिर तरह येस नो लिख लें। मीन्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू वी गो ऑन दिस पाथ, इफ इट इज फॉल्स वी गो ऑन दिस पाथ। तो समटाइम स्टूडेंट्स ये लिखना भूल जाते हैं, दे डोंट राइट येस नो, तो ये आपने जरूर लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तो वैल्यू 99 है, इफ इट इज इक्वल तो डेफिनेटली द लूप विल गोइंग टू स्टॉप, तो ये एरो यहाँ पे आएगा एंड एंड हो जाएगा। यहाँ कोई आउटपुट या कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है हमारे एल्गोरिथम में, तो सिंपली ये एंड हो जाएगा यहाँ पे। इफ इट इज नो, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर जाहिर है सेट डेटा इंडेक्स टू। अब ये वही जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी, अरे के अंदर ये वैल्यू नम असाइन हो रही है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि असाइन करने के लिए सेट का वर्ड यूज होता है। सेट इंडेक्स टू इंडेक्स प्लस 1, ये वही असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह ये वर्ड यूज होता है, साथ इंक्रीमेंट हो गया। और अब सेकेंड कंडीशन आ गई, इज इंडेक्स इक्वल टू 21, ठीक है ना। अगर 21 है, हो गया, मतलब 21, 20 पे नहीं रुकना, 21 पे रुकना है। तो जस्ट क्योंकि इंक्रीमेंट होने के बाद अब आपने यहाँ अपनी लॉजिक खुद देखनी है, ठीक है ना, कि आपने क्या कंडीशन लिखनी है, कब रुक रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, अदरवाइज यू विल गो बैक। ये लूप फ्लो चार्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। नो मीन्स अब यहाँ येस पे स्टॉप है, और इफ इंडेक्स इज लाइक 1 2 3 और एनी वैल्यू इट विल गो नो, और यहाँ पे आके दोबारा अगेन वी हैव अनदर इनपुट। तो फ्लो चार्ट में अब आपने देखा है यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट, 1 टाइम ये स्टेटमेंट है, जबकि जब हमने जो सूडो कोड लिखा है उसमें ये इनपुट 2 दफ़ा है। तो ये तो अपने अपने मुताबिक यू हैव टू सी द लॉजिक, ठीक है। ये इनपुट दायरा यहाँ लिखना ज़रूरी था, अदरवाइज हाउ वी कुड हैव चेक दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन ज़ाहिर है आपने चेक तभी करनी है कि व्हेन वी हैव सम वैल्यू इन द नम। तो ये स्लाइड चेंजेस आपने यहाँ पे करनी है। अच्छा देयर इज़ अनदर ऑप्शन, ठीक है, एक तो ये है, तो इसमें स्लाइड थोड़ा सा चेंज, दूसरा फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक है, वो ये है। तो इसमें देखिएगा बाकी तो सब सेम है, आप दोनों कंडीशन एक ही जगह लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी है। तो बोथ आर करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जिस तरह वाइल के अंदर मैंने दोनों कंडीशंस एक साथ लिखी हुई हैं, ठीक है ना, कंडीशन 1 एंड कंडीशन नंबर 2 दे आर टुगेदर विद एंड। तो यही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, इज नम इक्वल टू दिस और दिस नम इज इक्वल टू दिस। अच्छा और क्यों है यहाँ पे, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन हो गई तो वो इक्वल लिखा हुआ है उसने, तो अकॉर्डिंगली आपने कंडीशन सेट करनी है। अगर नम 99 हो गया तो लूप विल स्टॉप, अगर ये इंडेक्स कंप्लीट हो गया तो लूप विल स्टॉप। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है मैंने ट्रू के लिए लिखी हुई है, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपने अकॉर्डिंगली अपनी जो लॉजिक बना रहे हैं उसके मुताबिक अपनी कंडीशंस लिखनी है। तो हियर यू कैन सी दैट, ठीक है।
तो द ओनली डिफरेंस इज आप दोनों कंडीशंस यहाँ पे लिखें और नो में जाके अगेन वही एरे को वैल्यू साइन करें और इंक्रीमेंट करें, तो दिस कैन बी डन, ठीक है। दिस इज अनदर फ्लो चार्ट जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल वन, ठीक है बेटा। ओके, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव 3 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटा, क्वेश्चन 3 में हमने क्या करना है। Here this question involve text files. In fact, we have to read data from one text file and write the data into another text file. तो ये क्वेश्चन जरा आप रीड कर लें तो आप देखेंगे a text file, the name of text file is old file.txt contains this information, ठीक है ना। 3 इंफॉर्मेशन है, ID, name and email address, ठीक है ना। for a member of club, 3 information items are stored for each member and each item is stored on a separate line. तो currently जो फाइल है old file.txt, इसमें एक मेंबर की जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 लाइंस में स्टोर हो रही है, ठीक है ना, ऑन सेपरेट लाइन। फॉर एग्जांपल, ये अब एग्जांपल है, जिस तरह मेंबर, दिस फर्स्ट 3 लाइंस ये जो हैं, दिस इज फॉर मेंबर 1, दिस इज फॉर मेंबर 2, ठीक है ना। द मेंबर आईडी, फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं मेंबर आईडी के, वो ये जिस तरह ये एग्जांपल देख लें, वो क्या है, 2 लेटर्स हैं फॉलोड बाय 4 डिजिट्स। द फाइल डिज़ाइन इज टू बी चेंज सो दैट द इंफॉर्मेशन फॉर ईच यूजर इज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल लाइन ऑफ द फाइल विद द कैरेक्टर दिस, ये जो स्लैश है यूज्ड एज अ सेपरेटर बिटवीन द डाटा आइटम। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, वी विल गोइंग टू राइट दिस इंफॉर्मेशन इन अ न्यू फाइल। तो ये एक मेंबर की इंफॉर्मेशन जो 3 लाइंस में आ रही है एक फाइल में, अब वो एक ही लाइन में आएगी, तो हम कॉन्केटिनेट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को। तो पॉइंट इज वी विल गोइंग टू कॉन्केटिनेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इस सब को कॉन्केटिनेट करेंगे। अच्छा, अब कॉन्केटिनेट जब करेंगे तो ऐसा ना हो कि ये इन्फॉर्मेशन मिक्सअप हो जाए, बिकॉज कि इसकी लेंथ तो वेरिएबल है, वी डोंट नो कि कहाँ से ये जो हमारा ये आईडी ख़त्म हो रहा है और कहाँ से ये नेक्स्ट इसका नेम स्टार्ट हो रहा है। सो वी विल गोइंग टू यूज़ अ सेपरेटर इनको, ताकि नेक्स्ट टाइम जब अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो उस लाइन से, तो हाउ वी विल गोइंग टू एक्सट्रैक्ट, तो फॉर दैट वी विल गोइंग टू यूज़ दिस सेपरेटर। तो ये सेपरेटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये देखें, उसने एग्जांपल में बताया कि फॉर एग्जांपल ये इसका आईडी आ गया, फिर स्लैश आ गया, ये सेपरेटर है, फिर नेम आ गया, फिर सेपरेटर आ गया, और फिर आखिर में ईमेल आ गया। तो अब इस इंफॉर्मेशन को आप एक लाइन में करने के बाद इस तरह बना के यू विल गोइंग टू राइट इट इन द न्यू फाइल सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन लेटर ऑन इफ रिक्वायर्ड। इन एल्गोरिथम विल प्रोड्यूस अ न्यू फाइल। अब जिस फाइल में आपने इसको राइट करना है उसका नाम है न्यू file.txt फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ, और वही ओल्ड फाइल से आपने ये रीड करना है। जो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं उनकी डिटेल्स ये गिवन है, लाइन एक्स वाई Z are type of strings that are used to store 3 items of information in each member. For each member, new string एक temporary variable है string type का, old file exists and contains valid data, ठीक है। तो अब हमें सिंपल ये कंप्लीट करना है डाटा है। The algorithm to create the new file is expressed in steps. तो complete the following numbered step। तो बेटा ये सिंपल से इसमें स्टेप्स हैं, अब हमने फॉलो करने। तो यहाँ से नज़र आ रहा है ओपन द फाइल। अब हमारे पास 2 फाइल्स हैं, ज़ाहिर है एक फ़ाइल से आपने डाटा रीड करना है और एक में राइट करना है। तो दोनों फाइल्स जब ओपन होंगी, एक रीड मोड में होगी और एक राइट में होगी। किस फाइल से हमने डाटा रीड करना है, ओल्ड file.txt, और किस में राइट करना है, न्यू file.txt। तो ज़ाहिर है न्यू file.txt जो है वो राइट मोड में ओपन होगी और वो ओल्ड जो है वो रीड मोड में ओपन होगी, ठीक है। ये मार्किंग की से भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ओपन द फाइल, जो फाइल ओपन होगी ये फाइल रीड मोड में, और ये जो दूसरी फाइल है ये राइट मोड में ओपन होगी। तो एक तो चीज़ ये हमें वहाँ से समझ आ गई। अच्छा, फाइल ओपन होने के बाद ज़ाहिर हम फाइल से डाटा रीड करेंगे। तो बेटा जो ओल्ड फाइल है उसमें एक मेंबर का डाटा इज स्टोर्ड ऑन 3 लाइन्स। तो इट मीन्स दैट वी विल गोइंग टू रीड 3 लाइन्स, ठीक है ना, एक ही दफ़ा 3 लाइन्स रीड करेंगे।
ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को रीड करके देन वी कैन कॉन्केटिनेट इट एंड मेक इट सिंगल लाइन। तो ये 3 लाइन्स रीड होंगी। स्टेप 3, 4, 5 में रीड अ लाइन फ्रॉम वही ओल्ड फाइल एंड स्टोर इट इन, उसने बताया हुआ है किस वेरिएबल में स्टोर करना है, लाइन x, लाइन y और लाइन z। तो जो आपका शुरू का मेंबर आईडी होगा वो लाइन x में आ जाएगा, मेंबर नेम जो होगा वो लाइन y में आ जाएगा और उसका ईमेल एड्रेस जो होगा वो लाइन z में आ जाएगा। तो एक वक्त में 3 लाइन स्टोर होंगी। तो इसका सिंटैक्स वी नो दैट रीड line from old file and store it in this variable, similarly store it in y variable। तो सिमिलर लाइन रीड होनी है, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज होना है। तो once 3 lines are read from the file, अब आपने क्या करना है, अब आपने न्यू वेरिएबल, एक वेरिएबल यूज करना है, इसने खुद ही बताया न्यू स्ट्रिंग। इसके अंदर आपने न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करना है। न्यू स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आपने इन तीनों को कॉन्केटिनेट करना है, जो एक्चुअल लॉजिक है क्वेश्चन की, इस तरह से, like this। now what we will going to do, we will going to concatenate all the 3 strings जो कि लाइन x में, लाइन वेरिएबल लाइन x, लाइन y और लाइन z में स्टोर है, और इनको कॉन्केटिनेट करने के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। और कॉन्केटिनेट के लिए वी नो द ऑपरेटर, कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो सेट न्यू स्ट्रिंग टू, तो वी कॉन्केटिनेट ऑल द थिंग्स। ये लाइन x को कॉन्केटिनेट करें दिस ऑपरेटर, ये हमारे कॉन्केटिनेट ऑपरेटर जो यूज हो रहा है, ये देखिएगा, ये कॉन्केटिनेट करेगा लाइन x को इस कैरेक्टर के साथ, स्लैश के साथ, फिर कॉन्केटिनेट होने के बाद ये सब लाइन y के साथ कॉन्केटिनेट होगा, और फिर अगेन ये कैरेक्टर आ जाएगा, और ये दिस कॉन्केटिनेट सिंबल इज यूज टू ज्वाइन द 3 वेरिएबल्स विद दिस सेपरेटर। तो अब ये सब कुछ कॉन्केटिनेट होके किस में असाइन हो जाएगा, सेट मीन्स असाइन इन और स्टोर्ड इन न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो अब न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर इस तरह से आपके पास एक ये आ जाएगा न्यू स्ट्रिंग में, फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द न्यू स्ट्रिंग। और अब आपने क्या करना है, वो जो सेकंड फाइल है उसमें इसको राइट कर देना है, ठीक है। तो सेकंड फाइल में राइट न्यू स्ट्रिंग टू न्यू फाइल डॉट txt, तो उसमें इसको आप राइट कर देंगे। और उसके बाद जाहिर है क्या हो रहा है, रिपीट फ्रॉम द स्टेप्स। अब ये स्टेप्स जाहिर है आप रिपीट करते रहेंगे। अभी तो एक मेंबर का जो डाटा है उसको हमने रीड किया है, तो जाहिर है अभी हमें और भी मेंबर्स हैं, तो ये हम बार बार ये लाइंस रीड करेंगे। स्टेप 3 से 3 लाइंस रीड करेंगे, उनको कॉन्केटिनेट करेंगे और राइट करेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो इसलिए हम लिखते हैं फ्रॉम स्टेप 3 से लेकर यहाँ तक 7 तक हम रिपीट करेंगे जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती। जो हमारी जिस फाइल से हम डाटा रीड कर रहे हैं उसका एंड नहीं आ जाता, वी विल गोइंग टू कंटिन्यू इट। तो राइट इसमें अच्छा रिपीट करेंगे स्टेप 3 टू कब तक, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। और क्लोज बोथ फाइल्स, और लास्ट में जाहिर है हम फाइल्स को क्लोज कर देंगे, वो स्टेप तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो बेटा ये सिंपल फाइल रीडिंग राइटिंग का ऑपरेशन था इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा अब बेटा हम आ जाते हैं, कम टू द बी पार्ट, द कैरेक्टर्स स्लैश हैज बीन चोजन एज अ सेपरेटर, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ सूटेबल कैरेक्टर। तो भाई कैरेक्टर हमने ये क्यों चूज किया है, तो बेटा ऐसा कैरेक्टर आपने कॉन्केटिनेशन के लिए या एज अ सेपरेटर यूज करना है जो ऑलरेडी डाटा में यूज ना हो रहा हो। ये जो हमारा डाटा है ना इसमें ये यूज नहीं हो रहा। तो कोई भी कैरेक्टर अगर फर्ज करें आप इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर यूज कर लेते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे आ सकता है या यूज हो रहा है, तो देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश। फिर आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि आपका एक्चुअल जो मेंबर आईडी है, नेम है और ईमेल है, उनमें वो कहाँ से सेपरेट हो रहे हैं। तो इसलिए सिंपल सी बात है, इट डज़ नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द डाटा आइटम। तो ये डाटा आइटम में अपीयर नहीं हो रहा या यूज़ नहीं हो रहा। इट डज़ नॉट अपीयर इन ID एंड नेम, तो ये वहाँ पे ID नेम्स वगैरह में यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए वी कैन डिस्टिंग्विश इट, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल सा आंसर है 1 नंबर का इस क्वेश्चन का। अच्छा अब आगे बेटा हम सी पार्ट पे, 2 न्यू इन्फॉर्मेशन हैज टू बी स्टोर्ड फॉर ईच मेंबर, both new items are encrypted and they can be contain any characters including this and can be of any length up to maximum of 99 characters। तो बेटा अब क्या हुआ कि ऑलरेडी चूंकि हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन थी एक मेंबर की, नाउ 2 मोर इन्फॉर्मेशन आर एडेड। अब 2 इन्फॉर्मेशन और आ गई है मेंबर की, न्यू इन्फॉर्मेशन 1 और 2 उसने इसका नाम रख दिया है। बट दिस इन्फॉर्मेशन कैन इंक्लूड दिस सेपरेटर जो ऊपर हमने यूज़ किया है ना, ये इसमें ये आप देख लें ये भी यूज़ हो सकता है। और इसकी लेंथ जो है वो 99 कैरेक्टर्स तक है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि ऑफ कोर्स एक्सप्लेन द एडिशनल फाइल डिज़ाइन चेंजेस। अब हमें फाइल डिज़ाइन चेंज करना है। वो जो लॉजिक हमने ऊपर यूज़ की थी उसमें ज़ाहिर है अब चूंकि ये सेपरेटर दोबारा यूज़ हो रहा है, इसमें भी यूज़ हो रहा है, तो नाउ दैट कैन नॉट बी यूज्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ई एन के बाद ये सेपरेटर है या इसका पार्ट है? बात समझ रहे हैं ना? तो नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। ऑल द इंफॉर्मेशन आइटम फॉर ईच मेंबर्स आर स्टोर्ड ऑन अ सिंगल लाइन ऑफ न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। वही काम हमने करना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ये जो न्यू हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके साथ, तो 5 लाइंस जो अब फाइल में होंगी उनका हमने एक स्ट्रिंग बनाना है सिंगल। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आफ्टर द लाइन इज रेड। तो भाई ये मीन्स जब आप इसको एक लाइन में लिख लेंगे तो उसके बाद इसको सेपरेट करना पॉसिबल हो। अज्यूम दिस कैरेक्टर इज नॉट यूज्ड इन एनी ईमेल। हाँ, ईमेल में नहीं यूज हो रहा, ये जो ऑलरेडी हमारे पास ईमेल है उसमें तक तो ये कैरेक्टर यूज नहीं हो रहा, सेपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। लेकिन उसके बाद ये जो लास्ट 2 न्यू फील्ड्स कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, जो एक मेंबर की हैं उनमें ये यूज हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ठीक है ना, हमें फाइल का डिज़ाइन या जो लॉजिक है उसको किस तरह से चेंज करना है। तो बेटा अब इसका एक ये मैं आप लोग को मैंने लिखा है, ज़रा आपको दिखाऊं। अब आप ये समझें, यहाँ से ज़रा लॉजिक समझिएगा कि अब हमें क्या करना है। अब आईडी के बाद ये यूज़ करना है सेपरेटर, ठीक है, ये तो ठीक है, इट वर्क्स फाइन। ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे ये सेपरेटर आ गया, उसके बाद ये सेपरेटर आ गया, उसके बाद यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ नेक्स्ट फील्ड। जब आप फाइल से उसको रीड करेंगे ओल्ड फाइल से तो उसकी लेंथ आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो उसकी लेंथ कितनी होगी इस सारे की, फॉर एग्जांपल ये है तो इसकी लेंथ है 15। तो इससे पहले मैंने इसकी लेंथ लिख दी। तो अब आपने क्या करना है, सेपरेटर थर्ड सेपरेटर के बाद आप लेंथ लिखेंगे 2 डिजिट्स में। इसकी जगह 2 डिजिट्स में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 99 कैरेक्टर्स हैं। तो बहरहाल हम 2 में लिखें। अगर लेंथ 5 भी है तो वी विल मेक अ स्टैंडर्ड लाइक 05 लिखेंगे, ताकि हमें पता होगा ये जो थर्ड स्लैश के बाद जो 2 कैरेक्टर्स आएंगे दे रिप्रेजेंट लेंथ, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। जो पहली इंफॉर्मेशन आ रही है फील्ड वो नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये लेंथ है। तो लेंथ यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि जब यहाँ पे हम आएंगे तो वी नो कि ये लेंथ है 15 है, तो वी विल एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट 15 कैरेक्टर। हमें पता है नेक्स्ट 15 कैरेक्टर जो है वो इंफॉर्मेशन 1 है। इसी तरह आफ्टर रीडिंग द 15 कैरेक्टर्स वी विल गोइंग टू हैव एन सेकेंड लेंथ। अब ये लेंथ किसकी होगी, उसके बाद जो सेकेंड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो बेशक इसके अंदर अब ये स्लैश यूज हो रहा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता सेपरेटर से। तो नाउ वी रिलाई ऑन लेंथ, ठीक है। 2 डिजिट लेंथ हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जो कि मैक्सिमम ज़ाहिर 2 डिजिट्स ही हो सकती है। तो बिफोर राइटिंग दिस कॉन्केटिनेटिंग द डाटा इन सिंगल लाइन वी कैलकुलेट द लेंथ एंड राइट इट बिफोर द इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये आ गई है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन 1 और न्यू इन्फॉर्मेशन 2 है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की वो बन जाएगा स्ट्रिंग। ये जब आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने लिखा है तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। तो इसको अब आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है डिज़ाइन के, एंड हाउ वी कैन राइट इट नाउ। तो इसको लिखना कैसे है, तो ये मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है, सैम्पल आंसर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ऐड सिंगल सेपरेटर आफ्टर थर्ड आइटम। थर्ड आइटम के बाद तो आप सिंगल सेपरेटर डालेंगे, ठीक है, टू सेपरेट ओरिजिनल डाटा फ्रॉम न्यू डाटा। तो ये ताकि आपका ईमेल इससे सेपरेट हो जाए, पता चल जाए कि द ईमेल हैज़ एंडेड। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच न्यू डाटा आइटम, ठीक है, दोनों की बारी बारी। सिंस दे कैन कंटेन्स एनी कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग दिस, तो हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। स्टोर द लेंथ बिफोर ईच न्यू आइटम, तो उससे पहले लेंथ को स्टोर करना है। सो द प्रोग्राम नो एग्जैक्टली हाउ मेनी कैरेक्टर्स टू रीड, ठीक। स्टोर द लेंथ इन फिक्स लेंथ फॉर्मेट, तो ये लेंथ भी फिक्स लेंथ में, ये नहीं कि अगर जिस तरह ये 8 है इसको 8 ना लिखें, ठीक है, इसको 08 लिखें। मैंने उसकी वजह ये बताई है। अब देखिए उसके बाद 2 3 आ रहा है। अगर आप सिंपल 8 लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये 82 इसकी लेंथ है, क्योंकि हो सकती है 82 या 8 है। तो इसलिए आपने जो डिज़ाइन करना है वो स्टैंडर्ड ये क्या रखना है कि जी फर्स्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, जो है वो आफ्टर दिस फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो भी लेंथ है। और जब ये रीडिंग, जब आप 15 कैरेक्टर्स रीड कर लेंगे तो उसके बाद भी नेक्स्ट टू डिजिट्स होंगे
वो लेंथ कंसिडर होगी। ठीक है, तो बाय लुकिंग एट दिस यू कैन राइट योर आंसर। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है और इसको किस तरह लिखना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ओके, तो बेटा ये था, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज फिनिश्ड एंड नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, अ क्विज हैज 9 क्वेश्चंस, देयर आर 5 इजी क्वेश्चन ईच वर्थ 3 पॉइंट्स। तो इसके 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। जो इजी क्वेश्चन है, इफ़ यू सॉल्व इट यू गेट 3 मार्क्स, अदरवाइज यू गेट 0। एक बात ये जहन में रखें कि यू गेट 3 पॉइंट फॉर ईच इजी क्वेश्चन, करेक्ट इजी क्वेश्चन, और 4 हार्ड क्वेश्चन है वर्थ 5 पॉइंट्स। तो हार्ड क्वेश्चन जो है वो अगर आप करेक्ट होगा तो यू गेट 5, अदरवाइज यू गेट 0। तो इसके अलावा कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू गेट 3 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स फॉर हार्ड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट 5 और 0। एट द एंड ऑफ द क्विज द पॉइंट्स फॉर ईच करेक्टली आंसर क्वेश्चंस आर एडेड टू गिव अ टोटल स्कोर। तो भाई एक स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसके पास कितने हैं, मैक्सिमम 5 और 4 9 क्वेश्चन हैं। तो जब वो अटेम्प्ट कर लेगा तो उसका टोटल मार्क्स कैलकुलेट होंगे क्विज में उसने कितने कैलकुलेट किए, हाउ मेनी। उसके अगर सपोज करें इजी क्वेश्चंस 3 करेक्ट हैं तो कितने हो गए, 9 पॉइंट्स उसके हो गए। और अगर हार्ड उसके 2 करेक्ट हैं तो 10 पॉइंट्स हो गए। तो 9 और 10 19 उसके मार्क्स टोटल हो गए। ठीक है ना, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मार्क्स। अ चेक इज मेड टू टेस्ट दैट द टोटल स्कोर इज वैलिड यूजिंग 1D अरे। अरे का नाम ये है 1D अरे, और इसका नाम क्या है, चेक टोटल ऑफ टाइप, इसकी टाइप बुलियन है। ईच इंडेक्स वैल्यू ऑफ द अरे रिप्रेजेंट अ पॉसिबल टोटल स्कोर। तो जो अरे का इंडेक्स है, ये अरे के इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 अप टू, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्कोर को। पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है ना बेटा, एक स्टूडेंट का स्कोर कितना हो सकता है उसको इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा। द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वैल्यू इज ट्रू इफ द इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट अ वैलिड टोटल स्कोर एंड फॉल्स अदरवाइज। अब इस बात को समझिएगा बेटा, इसका मतलब ये है कि एक अरे हम क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्कोर पॉसिबल है। ये किस्म का वैलिडेशन चेक हम अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कोर पे। हम देखना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट कितने मार्क्स ले, मैक्सिमम पॉसिबल भी है कि नहीं। ठीक है ना, कितने मार्क्स एक स्टूडेंट ले सकता है। ठीक है, और कौन से मार्क्स हैं जो नहीं ले सकते। अब जरा इस बात को समझने के लिए मैंने आई हैव डिजाइन दिस, ये एक टेबल बनाया है, जरा आप इसको देखिएगा। यस, यहाँ से आपको कुछ बात बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, वो कितने हैं। इजी क्वेश्चन में जो मार्क्स एक स्टूडेंट स्कोर कर सकता है वो क्या है, या 0 करेगा, या 3, या 6, या 9, या 12, या 15। ये मार्क्स एक स्टूडेंट स्कोर कर सकता है इजी क्वेश्चंस में। टोटल 5 क्वेश्चंस है ना, तो मैक्सिमम एक स्टूडेंट कितने स्कोर कर सकता है, 15, और मिनिमम 0, या फिर दरमियान में 3 9। अब कोई भी स्टूडेंट इजी क्वेश्चन में 7 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता। क्यों, या तो वो एक ठीक होगा तो उसके 6 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे तो 6 होंगे, 3 होंगे तो 9 होंगे, 7 8 नहीं हो सकते इजी क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ। इसी तरह इस साइड पे देखें, हार्ड क्वेश्चन में क्या होगा, अ स्टूडेंट कैन स्कोर 0 5, क्योंकि ईच क्वेश्चन हैज 5 मार्क्स। तो 5 10 15 20 ये पॉसिबल मार्क्स हैं जो एक स्टूडेंट हार्ड क्वेश्चन में ले सकता है, बिकॉज दीज आर टोटल, ये कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है हमारे पास जो हार्ड वाले हैं। तो 5 4 20, तो मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन में एक स्टूडेंट स्कोर कर सकता है 20, और मैक्सिमम जो स्कोर कर सकता है इजी क्वेश्चन में वो कितने, 15। तो टोटल मार्क्स एक स्टूडेंट, मैक्सिमम मार्क्स आप समझेंगे इस टेस्ट के कितने, 35। यहां से अगर आप इसको गौर करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। अब पॉसिबल मार्क्स क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं, अब ये मार्क्स हैं, अगर इजी में 0, इसमें 0 0, अगर यहां पे उसने 3 लिए और हार्ड में सपोज करें 5 ले लिए तो 8 बन गए। अब 8 वैलिड मार्क्स है, तो ये हम देखना चाह रहे हैं। इसी तरह सपोज करें उसके 3 इजी क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो उसके कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पे फर्ज करें ये 9 हो गए। ठीक है, और हार्ड क्वेश्चन में हम उसके कहते हैं हार्ड में भी 3 ही ठीक है तो 15 हो गए। तो यहाँ पे आप देख लें, ये यहाँ से 9 और ये यहाँ पे 24, तो उसके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, 24। तो ये जितने आपको एक ग्रिड में, टेबल में ये जो मार्क्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द वैलिड मार्क्स। लेकिन अब आप देखें कि एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हो कितने सकते हैं, 0 से लेकर मैक्सिमम कितने, 35। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है। जैसा मैंने एग्जांपल दी आपको, 7 पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना। तो इसी तरह और भी मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो मार्क्स पॉसिबल नहीं है उनको हम कह रहे हैं फॉल्स। अरे के अंदर उसको हम कहेंगे फॉल्स, और जो पॉसिबल हैं उनके आगे हम लिखेंगे ट्रू। ये हमने काम करना है यहाँ पे। ये एग्जांपल वो दे रहा है, अगर अरे का इंडेक्स 0 है, 0 हो सकते हैं ना स्टूडेंट के मार्क्स, तो इट इज ट्रू। 1 मार्क्स हो सकते हैं, नहीं 1 नहीं हो सकते, 1 2 भी नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं। 3 मार्क्स अगर कब होंगे, जब स्टूडेंट का सिर्फ एक इजी क्वेश्चन करेक्ट है तो उसको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, सो इट इज वैलिड। 4 नहीं मार्क्स नहीं हो सकते, 5 हो सकते हैं अगर उसका हार्ड क्वेश्चन जो है वो एक ठीक हो जाता है 5 पॉइंट वाला, तो उसके 5 मार्क्स हो सकते हैं। 6 मार्क्स हो सकते हैं अगर उसके 2 इजी क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 7 मार्क्स नहीं हो सकते। 8 मार्क्स हो सकते हैं अगर उसका एक इजी क्वेश्चन और एक उसका हार्ड क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। तो अब बात समझ आ गई। तो अब हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास एरे है, उस एरे का नाम क्या है, चेक टोटल। तो हमें क्या करना है, ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट द सूडो कोड टू। पहली तो बात है, पार्ट ए में सिंपल आपने एरे डिक्लेयर करनी है चेक टोटल, और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें फॉल्स स्टोर कर देना है, सिंपल। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन यही है कि भाई अरे का साइज क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि सिंस मैक्सिमम मार्क्स 35 हैं, तो अरे का साइज क्या होगा, 35, 0 to 35, बिकॉज के 0 भी तो हो सकते हैं ना, तो 36 एलिमेंट्स की अरे होगी। वेरी सिंपल। तो जो अरे आपने डिक्लेयर करनी है वो बहुत सिंपल है, वो कितनी है, ये देख लें। दिस क्वेश्चन में वेरी सिंपल, आपने सिंपल ये अरे डिक्लेयर की, कितने एलिमेंट्स की, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइज। 0 से 35, तो टोटल बनता है 36 एलिमेंट, बुलियन। और सिंपल आपने लूप अप्लाई कर दिया 0 से 35, और इंडेक्स नंबर 0 पे आप फॉल्स स्टोर करेंगे, फिर 1 पे फॉल्स स्टोर करेंगे, फिर 2 पे एंड सो ऑन। तो चेक टोटल अरे के अंदर फॉल्स स्टोर हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगी आपकी अरे विद ऑल द फॉल्स वैल्यू। दिस इज पार्ट ए, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, अब पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी में हमें क्या करना है, the pseudocode represent an algorithm to set the appropriate elements of the array to true। अब इसमें जो appropriate elements हैं, जो true हो सकते हैं, उनको true करना है। ये जो मैंने अभी आपको टेबल से समझाया था, ठीक है ना। अब जिस तरह मेरे पास जो मार्क्स आ रहे हैं, ये जिस तरह मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें पता है इनमें से जो मार्क्स वैलिड है ना, अब जिस तरह ये 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 14, ये जहाँ पे जो पॉसिबल है, ठीक है ना, उनको हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। और बाकी जो है वो जाहिर है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी आपको, 2 है, 3 है, 4 है और 7 है, ये फॉल्स ही रहेंगे। ठीक है, तो हाउ वी कैन डू दिस, उसके लिए अब हमने कोड लिखना है। तो ये कोड ऑलरेडी गिवन है, हमने इसको कंप्लीट करना है सूडो कोड को। द सूडो कोड रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम टू सेट द एप्रोप्रिएट एलिमेंट ऑफ द अरे टू ट्रू। एप्रोप्रिएट एलिमेंट कौन सा होगा, विच इज वैलिड, जहाँ पे मार्क्स, इतने मार्क्स हो सकते हैं। दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए इंटीजर टाइप के, तो फॉर इजी, अब इजी क्वेश्चन के मार्क्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये लूप चल रहा है इजी क्वेश्चन के लिए, ये चल रहा है हार्ड क्वेश्चंस के लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू किसको असाइन करेंगे, टोटल मार्क्स जितने बनेंगे। ठीक है ना, इंडेक्स जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं ना स्टूडेंट के, वही इंडेक्स है रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा इजी, अब इजी मार्क्स स्टूडेंट के क्या हो सकते हैं, मतलब जाहिर है 0 हो सकते हैं, स्टूडेंट कैन सिक्योर 0। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट 0 ले सकता है ना, और 0 भी ले सकता है, और 0 से मैक्सिमम कितने ले सकता है, 15, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन हैं। लेकिन 0 के बाद अगले इजी मार्क्स कितने आएंगे, स्टेप 3 होगा, 0 में 3 ऐड होता जाएगा। ठीक है ना, 0 ले सकता है, 6 ले सकता है, 9 ले सकता है, ठीक है, 12 ले सकता है। तो इसलिए स्टेप 3 हम करेंगे कि इजी क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क्स आएंगे, 0, 3, 6, 9, 12, 15। इसी तरह हार्ड क्वेश्चन 0 से लेकर कितना तक जाएगा, मैक्सिमम 20, 0 to 20, क्योंकि 4 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के, तो मैक्सिमम। और इसमें स्टेप कितना होगा, 5। ठीक है ना, 5 क्यों होगा, क्योंकि एवरी क्वेश्चन हैज 5 मार्क्स। तो या स्टूडेंट के 0 होंगे, या 5 होंगे, या 10, या 15, या 20। और यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये जो आपके इजी, और यहाँ पे अब इन दोनों में से जो भी पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों को एक्चुअली हम यहाँ पे इजी क्वेश्चन प्लस ये हार्ड क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो पहले इंडेक्स को, पहले स्टूडेंट के हम सपोज करेंगे 0, उसके बाद इसके हार्ड के लेंगे 0, तो दोनों ऐड करेंगे, 0 पे ट्रू आ जाएगा। फिर अब ये इनर लूप चलता रहेगा, फिर हार्ड के हो जाएंगे 5,
तो वो तो 0 ही रहेंगे, 5 पे आ जाएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो ये इनर लूप कंप्लीट हो गए। फिर जाएंगे नेक्स्ट ईजी, फिर ईजी 3 हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट के ईजी में 3 है, हार्ड में 0 है, हार्ड में 5 है, हार्ड में 10 है, 15 है, तो इस तरह से ऑल पॉसिबल जो मार्क्स आएंगे वो एड अप करके उस इंडेक्स पे हम ट्रू स्टोर कर देंगे एंड द जॉब इज डन। ठीक है बेटा, ये इसकी मार्किंग की भी देख लें, तो उसमें भी इसी तरह से हमने ये लिखा हुआ है 0, और ये मार्किंग के लिए उसने बताया हुआ है 25 और हार्ड। ठीक है, तो दिस कैन बी अचीव्ड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। तो बेटा सी पार्ट में क्या है, द अरे एलिमेंट हैव बीन असाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यूज, अ मॉड्यूल validate score will take an integer value representing the total score as a parameter. It will return true if the total score is valid or false if it is not valid. तो अब ये हमने क्या लिखना है, एक मॉड्यूल लिखना है जो क्या करेगा, मॉड्यूल कैन बी अ फंक्शन और अ प्रोसीजर। तो इसको एक वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे एज अ पैरामीटर वैल्यू, और वो हमें बताएगा कि ये वैल्यू, क्या ये स्कोर वैलिड है या नहीं, क्या इतने मार्क्स एक स्टूडेंट ले सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल 7, तो आप क्या रिटर्न करेंगे, अगर 7 आप एज अ पैरामीटर वैल्यू उसको देंगे तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। अगर आप करते हैं 10, तो 10 हो सकता है, अगर हार्ड क्वेश्चन दोनों 2 क्वेश्चंस ठीक हैं, तो 10 पे क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। ठीक है, तो वो कह रहा है डिस्क्राइब द एल्गोरिदम फॉर दिस यूजिंग 4 स्टेप्स। तो अब आपने इसका एल्गोरिदम, जो ये आपने मॉड्यूल लिखना है, जो कि एक्चुअली फंक्शन है, उसने फंक्शन नहीं, उसने मॉड्यूल कहा है, बट एक्चुअली इट इज अ फंक्शन बिकॉज इट विल रिटर्न अ वैल्यू। और क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बुलियन। अच्छा, इसका मैंने सूडो कोड लिख लिया है, ऑल्दो यू आर नॉट सपोज टू राइट द सूडो कोड हेयर, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसका सूडो कोड कैसा होगा, ये जरा देखें, 4C में फंक्शन वैलिडेट स्कोर इंटीजर रिटर्न बुलियन। तो माइंड में ये होगा तो फिर आप इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पैरामीटर वैल्यू है। अगर स्कोर लेस देन 0 है या 35 से ग्रेटर है, तो भाई पहली बात है कि आपके वैलिड मार्क्स 0 से 35 है। अगर इस रेंज के बाहर हैं तो फिर तो वो इनवैलिड है, सिंपल रिटर्न फॉल्स कर दें। अगर 40 आ गए, फॉर एग्जांपल 50 आ गए मार्क्स, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा फिर क्या करें, रिटर्न जितने मार्क्स होंगे, 20 होंगे तो यहाँ से चेक करें 20 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, ट्रू स्टोर है कि फॉल्स स्टोर है। वो ऑलरेडी हम ट्रू फॉल्स स्टोर कर चुके हैं, तो चेक टोटल उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। और आंसर इसका कैसे लिखेंगे, ये देख लें, चेक इफ द स्कोर इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 35, इफ yes रिटर्न फॉल्स, otherwise use the score as an index in the check total array, उसका इंडेक्स यूज होगा ये पैरामीटर स्कोर। रिटर्न द वैल्यू स्टोर्ड एट चेक स्कोर, ये अरे के इंडेक्स पे, इस पैरामीटर वैल्यू पे चेक करेंगे इस इंडेक्स पे ट्रू स्टोर है या फॉल्स। दिस विल बी ट्रू वैलिड और फॉल्स, या इनवैलिड फॉल्स होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट। ये मैंने कुछ सैम्पल आंसर्स लिखे हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए हाउ यू कैन राइट इट। ठीक है बेटा, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन 5 में क्या है, ये सिंपल सा है। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स हैं। ठीक है, तो आपने ये करना है, द टेबल लिस्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द नेम ऑफ द लाइफ साइकिल स्टेज फॉर ईच एक्टिविटी। तो सिंपल आपने यहाँ पे नाम लिखना है, जो कि बहुत सिंपल सा है, एंड वी कैन डू इट लाइक दिस। स्ट्रक्चर चार्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो बेटा स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एट डिज़ाइन स्टेज। ठीक है ना, आप जब डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो ये काम करेंगे। प्रोग्राम इज मॉडिफाइड टू अलाउ इट टू रन ऑन न्यू हार्डवेयर। अब ये काम कब होगा, वंस योर सॉफ्टवेयर इज हैंड ओवर टू द यूजर, इट इज कंप्लीटेड, टेस्टेड, एवरीथिंग होगी, अब यूजर उसको यूज कर रहा है। तो वाइल यूजिंग द सॉफ्टवेयर सम न्यू चेंजेस आर रिक्वायर्ड नाउ। अब कुछ नई चेंज आ गई है, कुछ हार्डवेयर वो चेंज करना चाह रहे हैं, अपना सर्वर चेंज करना चाह रहे हैं, सिस्टम्स चेंज करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से यू हैव टू मेक द चेंजेस इन द प्रोग्राम। तो इस तरह की मेंटेनेंस को क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की आगे यू नो के वो टाइप्स भी हैं, लेकिन करेंटली आपने सिर्फ स्टेज का नाम लिखना है मेंटेनेंस, तो वो आगे उसकी जो अभी टाइप्स हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द प्रोग्राम आइडेंटिफाइज द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट कस्टमर नीड्स, उसकी नीड्स क्या है। तो दिस इज द स्टेज फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर क्या चाहता है। तो दिस स्टेज इज ऑफ कोर्स एनालिसिस स्टेज, द फर्स्ट वन।
IDE यूज हो रही है। इन IDE प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प सच एज ऑटो कंप्लीट। तो IDE हम कब यूज करेंगे? जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर राइटिंग द कोड इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये स्टेज होगी कोडिंग की, ठीक है ना। और बेटा क्या है यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग हैव बीन कंप्लीटेड, द फाइनल टेस्टिंग स्टेज इज कैरिड आउट बाय कस्टमर, आइडेंटिफाई दिस फाइनल टेस्टिंग स्टेज। तो बेटा अल्फा टेस्टिंग हो गई, द फाइनल टेस्टिंग डन बाय द डेवलपर्स, इन हाउस टेस्टिंग है। बीटा टेस्टिंग होती है सिलेक्टेड यूजर जो जिससे आप करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एंड आफ्टर दैट, अब आपने जब कस्टमर को, क्लाइंट को वो सॉफ्टवेयर हैंड ओवर करना है, तो क्लाइंट विल गोइंग टू चेक द सॉफ्टवेयर, ठीक है, परफॉर्म द फाइनल टेस्टिंग बिफोर एक्सेप्टिंग द सॉफ्टवेयर। तो ऐसी टेस्टिंग को बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है ना। नाउ आफ्टर दिस टेस्टिंग, either the user will going to accept the project or software और reject the software, तो वो कहेगा भी इसमें चेंजेस करें या जो भी है, अदरवाइज वो आगे फिर सेटिस्फाइड, तो he or she will accept the software। तो यहाँ पे ये मैंने वैसे अल्फा और बीटा टेस्टिंग की ये भी लिख दी हैं। तो अल्फा टेस्टिंग डेवलपर चेक इफ द सिस्टम वर्क्स, ठीक है, और बीटा टेस्टिंग रियल यूजर ट्राई इट एंड गिव फीडबैक, तो जो यूजर्स होते हैं वो ट्राई करके फीडबैक देते हैं। तो कस्टमर जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो कस्टमर करता है, डिसाइड और एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सिस्टम, ठीक है। ये जस्ट वैसे छोटी सी डेफिनेशंस ऐड कर दी है, ठीक है बेटा। तो ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। जी बेटा, इन दिस क्वेश्चन अ स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन विल कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। द फंक्शन विल गोइंग टू हैव 4 पैरामीटर्स। तो हेडर में बेटा कितने पैरामीटर्स आ जाएंगे फंक्शन के? 4। 2 स्ट्रिंग्स आ गए, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। अ कैरेक्टर पोजीशन टू इंडिकेट वेदर द स्ट्रिंग विल बी कंपेयर्ड विद द स्टार्ट और एंड। तो बेटा ये दो स्ट्रिंग जब कंपेयर होंगे, ये स्टार्ट से होंगे या एंड से होंगे? यहाँ से मैं आपको पहले एग्जांपल से ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2, ठीक है ना। तो नाउ वी हैव टू कंपेयर, हमने कैसे कंपेयर करना है? दिस CAT कैट, it has 3 characters, so we will going to first copy 3 character और extract 3 character from string 2। यहाँ से आपने 3 कैरेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है ना, इस स्ट्रिंग में से। अच्छा, वो कैरेक्टर्स आपने कहाँ से निकालने हैं, स्टार्ट से या एंड से? तो ये जो आपका पोजीशन वाला जो आपका पैरामीटर है, दिस पोजीशन, दिस विल इंडिकेट एस। अगर तो एस है तो इट मीन्स यू हैव टू कॉपी और एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग 2। और अगर एंड है, ई फॉर एंड, तो फिर आपने एंड से करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैट है और यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू क्या है? फॉर एग्जाम्पल इट इज एस, तो एस मीन्स स्टार्ट, तो यू विल गोइंग टू कॉपी फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स यहाँ से। तो कैट विल बी कंपेयर्ड विद फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स टेकन आउट फ्रॉम स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास हमारा सेकंड पैरामीटर। एंड व्हाट अबाउट दिस सेकंड भी नहीं, थर्ड पैरामीटर, क्योंकि दो वो हो गए स्ट्रिंग 1 और 2। थर्ड वन इज दिस कैरेक्टर पोजीशन एंड द फोर्थ वन इज अ बुलियन कैरेक्टर case matters to indicate whether an uppercase character and the lowercase characters, for example a and small a, मतलब कैपिटल और स्मॉल a सेम है या डिफरेंट है, आर रिगार्डेड एज डिफरेंट। अगर वो डिफरेंट है तो इस ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू ट्रू होगी। ट्रू मीन्स नाउ कैपिटल C एंड स्मॉल c आर ट्रीटेड एज डिफरेंट कैरेक्टर्स। और अगर ये फॉल्स है लाइक दिस, तो इट मीन्स कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आर ट्रीटेड सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब ये इसके मुताबिक अगर आप यहां से इसको समझें तो हम यहां से समझ सकते हैं कि क्या होगा। स्ट्रिंग 1 में वी हैव 3 कैरेक्टर्स, तो ये आपने स्टार्ट से एक्सट्रैक्ट करने, और यहाँ तो खैर इशू नहीं है, ये सेम का मतलब है कि कैपिटल और स्मॉल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना, ट्रीटेड एज डिफरेंट कैरेक्टर। बट करेंटली ये दोनों तीनों कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है, सो इट विल रिटर्न ट्रू। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये लास्ट में, अगर स्ट्रिंग 2 की लेंथ स्ट्रिंग 1 से शॉर्टर है, कम कैरेक्टर्स हैं, तो देन यू विल रिटर्न फॉल्स। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स।
और अगर स्ट्रिंग मैच कर जाते हैं तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो अब इन एग्जांपल से आपको ये क्वेश्चन बेहतर समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो देन इसका कोड जो है वो आसान है, वो सूडो कोड मुश्किल नहीं। अब देख लें, CAT कैट कैपिटल कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द स्टार्ट मीन्स फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर्स स्ट्रिंग 1 के होंगे उतने ही आपने सेकंड कैरेक्टर से कॉपी करने। यहाँ पे है ट्रू, ट्रू का मतलब है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट। तो यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल है, तो बेटा दे आर डिफरेंट कैरेक्टर, सो दे आर नॉट सेम, उनकी आज की वैल्यू ही डिफरेंट है। टी यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है, तो एक कैरेक्टर भी अगर डिफरेंट होगा तो जाहिर है आपकी स्ट्रिंग मैच नहीं करेंगे, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे देखें कैट है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट से आपने करना है, तो अब स्टार्ट से CAT और CAT ये कैट, बट दिस टाइम जो करेक्टर मैच करना है वो फॉल्स है, मींस कैपिटल और स्मॉल हैज नो डिफरेंस, दे आर ट्रीटेड सेम। तो क्या होगा, सिंस द करेक्टर्स आर सेम, CAT सिर्फ डिफरेंस क्या है स्मॉल और कैपिटल का, वो डिफरेंस अब कंसिडर नहीं होगा, वी विल नॉट ट्रीट स्मॉल एंड कैपिटल लेटर एज डिफरेंट, तो ये फॉल्स है, तो इट मीन्स द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल वैल्यूज है, यहाँ से आपको लॉजिक समझ आ सकती है कि व्हाट दिस फंक्शन विल गोइंग टू डू। सिमिलरली ये देखें CAT कैट और एंड से, अच्छा नाउ वी विल गोइंग टू कॉपी द स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग आपने कहाँ से लेना है, एंड से, तो एंड में क्या है GUE, तो डेफिनेटली ये दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट हैं, दे आर नॉट सेम। कैपिटल ये उसका कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो हैं दे मैटर्स, लेकिन मैटर ना भी करें तो ये क्योंकि करेक्टर डिफरेंट हैं इट विल रिटर्न फॉल्स। ये देख लें GUE, अब GUE लास्ट से होगा, एंड से 3 करेक्टर्स और ये फॉल्स है। अब फॉल्स मीन्स ये मैटर नहीं करते, तो ऑल्दो दे आर कैपिटल और स्मॉल में, स्मॉल यहाँ पे कैपिटल है यहाँ स्मॉल है, बट स्टिल इट विल रिटर्न ट्रू क्योंकि ये मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पे ट्रू होता तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करता। और लास्ट में क्या आ गया, दिस वन, तो स्टार्ट से आपने 3 कैरेक्टर्स लेने यहाँ से, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है ना। इन दिस द प्रॉब्लम इज दैट कि ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, दिस वन रिटर्न फॉल्स इफ स्ट्रिंग 2 हैज फ्यूअर कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 2 के जो लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रिंग 1 से लेस हैं, सो रिटर्न फॉल्स। तो बेटा इसमें सारी कंडीशंस आ गई है। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो अब आपको समझ आ गई कि आपने क्या करना है, यू हैव टू गेट राइट अ फंक्शन टेक्स 2 स्ट्रिंग पैरामीटर्स, फिर आपने लेंथ चेक करनी है पहले, अगर लेंथ इसकी सेकंड कैरेक्टर की स्मॉलर है तो रिटर्न फॉल्स कर दें, अगर नहीं है तो देन चेक करें स्टार्ट या एंड, तो उसके मुताबिक यू विल कॉपी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग 2। तो आपने स्टार्ट या एंड से कॉपी करने हैं कैरेक्टर्स, फिर उनको कंपेयर, फिर मैच करना है स्ट्रिंग को, ये चेक करना है कि वो कैपिटल और स्मॉल लेटर मैटर करते हैं कि नहीं करते, उसको चेक करके फिर उनको कंपेयर करना है और वैल्यू रिटर्न करनी है। तो नाउ वी कैन सी द मार्किंग की। तो यहाँ से हमें एक्चुअली बेटा ज़्यादा जो इशू है वो है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो देन कोडिंग मुश्किल नहीं है, वो आप लॉजिक बैठ के बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक लॉजिक मार्किंग की से हम देख लेते हैं। तो फंक्शन कंपेयर, कुछ भी नाम रख सकते हैं, स्ट्रिंग 1 2, स्ट्रिंग आ गए, केस मैटर, बुलियन आ गया, पोजीशन और 4 आ गई और रिटर्न्स। तो ये 4 पैरामीटर्स आपने लिखने हैं, आखिर में एंड फंक्शन लिखना है, ये ज़रूर लिखा करें। उसके बाद आपने क्या किया, हमने लेंथ कैलकुलेट की स्ट्रिंग 1 और 2 की, एक वेरिएबल कैलकुलेट कर लिया S1 लेंथ का, ठीक है ना। तो S1 लेंथ में क्या आ गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। तो अब हमने कंपेयर की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग इसके साथ इस लेंथ जो है फर्स्ट स्ट्रिंग की। तो इफ़ ये स्मॉल है स्ट्रिंग 2 की लेंथ इससे, तो सिंपली वी रिटर्न फॉल्स, तो बेटा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। यहीं पे आपका फंक्शन क्लोज हो जाएगा, यहीं से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ये नीचे आएगा ही नहीं। अच्छा, फिर हम चलते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट लाइक दिस, अगर आपका स्ट्रिंग 2 की लेंथ ग्रेटर है या एटलीस्ट इक्वल है, तो हम चेक करेंगे कि ये सेकंड जो पैरामीटर है केस मैटर्स की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। फॉल्स है, फॉल्स का मतलब है ये मैटर नहीं करता स्मॉल और कैपिटल लेटर्स, तो फिर क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग 1 और 2 अपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप लोअर में भी कर सकते हैं, मींस दे बोथ बिकम सेम, केस उनका सेम हो जाएगा।
ठीक है। इस कोई जो अपर में लेटर हैं या स्मॉल में हैं तो वो सेम हो जाएगा। तो ये इसलिए हमने किया ताकि वो इफेक्ट खत्म हो जाए। अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ट्रू है तो जाहिर है ये स्ट्रिंग्स की वैल्यू एज इट इज रहेंगी स्मॉल में और कैपिटल में जैसी है। नाउ वी विल गोइंग टू चेक इट। तो अब हम चेक करेंगे कि स्टार्ट से करना है या एंड से करना है। अब हमें जो स्ट्रिंग कॉपी कंपेयर करना है स्ट्रिंग 2 में से, जो चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करनी है वो किस तरह करनी है, एंड से करनी है तो राइट का फंक्शन यूज कर लें। कितने कैरेक्टर्स, ये लेंथ है स्ट्रिंग 1 की जो ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है ना। तो इतने कैरेक्टर्स आप राइट से रिमूव करेंगे, और अगर वहाँ पे पैरामीटर वैल्यू एस है, स्टार्ट से कंपेयर करने हैं तो फिर लेफ्ट यूज कर लें। तो लेफ्ट से इतने कैरेक्टर्स आप रिमूव करेंगे स्ट्रिंग 2 में से और दोबारा असाइन कर देंगे स्ट्रिंग 2 को। तो नाउ योर स्ट्रिंग 2 इज चेंज्ड। अब आपका स्ट्रिंग 2 में वो वैल्यू आ जाएगी जो आपने एक्चुअली कंपेयर करनी है, और बस लास्ट में सिंपली कंपेयर द टू स्ट्रिंग्स। अगर वो दोनों मैच कर गए तो रिटर्न ट्रू कर दें, नहीं कर गए तो फॉल्स रिटर्न कर दें, ठीक है। दैट इज इट। तो बिल्कुल आपने फर्स्ट क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद बेटा इसके मुताबिक आपने यू कैन राइट दिस कोड विच लुक्स वेरी सिंपल। इसमें कुछ नहीं है। तो एक्चुअली मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा बेहतर जो इशू है वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इसीलिए उसने ये नीचे इतनी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा क्वेश्चन। तो अब आते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रक्चर चार्ट आ गया बेटा। ये स्ट्रक्चर चार्ट हमारे सामने गिवन है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कर्व एरो। ये जो कर्व एरो नज़र आ रहा है आपको, इसके मीनिंग्स बताने इन द स्ट्रक्चर चार्ट। एंड यू नो दैट दिस कर्व एरो इज यूज फॉर आइट्रेशन, फॉर रेपिटिशन, ठीक है ना। और जब आपने इसका आंसर कर, और जब क्या रिपीट हो रहा है, ये कन्वर्ट जो मॉड्यूल है, दिस विल कॉल रिपीटेडली 3 मॉड्यूल्स फर्स्ट। अच्छा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जो आपके स्ट्रक्चर चार्ट में मॉड्यूल का जो सीक्वेंस होता है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, वो हमेशा लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो लेफ्ट पे एनालाइज है, पहले ये कॉल होगा, फिर अपडेट, फिर सॉर्ट, एंड देन इट रिपीट, एनालाइज, अपडेट एंड सॉर्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने नाम लेने हैं। यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ ऑल द 4 मॉड्यूल्स, 4 या जितने भी हैं। तो यहाँ पे 4 है। कन्वर्ट विल रिपीटेडली कॉल्स एनालाइज, अपडेट एंड सॉर्ट। तो ये चीज़ आपने मेंशन करनी है, ये पर्पज़ है इसका। और आइट्रेशन का भी जिक्र करें, आइट्रेशन और रेपिटिशन का, ठीक है। तो सिंपली यू कैन राइट द आंसर, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। द एरो मीन्स दैट द कन्वर्ट रिपीटेडली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉल्स, एनालाइज, देन अपडेट एंड देन सॉर्ट इन दिस ऑर्डर, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपने बतानी है। तो बहुत ईजी है ये। अच्छा, बी पार्ट पे हम आ जाते हैं। द प्रोग्राम डिज़ाइनर हैज़ नोटेड दैट count is the number of element in the array, means ये integer हो गया। t1 is the value representing the number of element in the array that have been modified, ये भी integer value और key is of type string। तो अब आपने क्या करना है, राइट द सूडो कोड मॉड्यूल हेडर्स। जो फर्स्ट लाइन होती है फंक्शन या प्रोसीजर की, उसको हेडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों मॉड्यूल्स के आपने हेडर लिखने। तो अब ये एनालाइज को देख लें। एनालाइज क्या है, एनालाइज डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो ये क्या है, प्रोसीजर है, एक ही पैरामीटर है इसका, और उसने टाइप बता दिया, ये इंटीजर है इसकी। अपडेट क्या है, इट रिटर्न्स अ वैल्यू। ये एरो हमें बता रहा है t1 रिटर्न कर रहा है वैल्यू, t1 भी इंटीजर है, इट इज़ अ फंक्शन। तो एक इंटीजर वैल्यू इसमें एज अ पैरामीटर ये इसको चाहिए, और एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और ये जो सॉर्ट है हमारा एल्गोरिदम, इसमें एक जो हमारे पास पैरामीटर पास हो रहा है वो क्या है, बाय रेफ है, और इसकी टाइप क्या है, बुलियन है। ये जो आपको मिलता है ना, ये सॉलिड। अब ये जो है ना, इनकी टाइप बुलियन नहीं है, इनकी टाइप कोई भी और हो सकती है जो नीचे मेंशन्ड है। बट इफ दिस सर्कल इज सॉलिड इन स्ट्रक्चर चार्ट, किसी भी पैरामीटर का ये जो टेल है अगर ये सॉलिड हो जैसा कि यहाँ पे है, तो इट रिप्रेजेंट बुलियन वैल्यू। तो ये अंडरस्टूड है, ये याद रखिएगा, इट इज़ अ बुलियन वैल्यू। और ये चूंकि इसमें डबल एरो यूज हो रहा है, तो डबल एरो मीन्स इट इज़ बाय रेफरेंस, मीन्स के जो जहाँ से मेन प्रोग्राम से जो फंक्शन कॉल होगा, जो इसको जब कॉल किया जाएगा तो वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इफ़ दैट वैल्यू इज चेंज्ड इनसाइड द सॉर्ट। ये जो सॉर्ट हमारा प्रोसीजर है, चूंकि जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ये तो बाय रेफरेंस है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो जो चेंज होगी वो, अब मैं खैर बाय रेफरेंस के उसके डिटेल कॉन्सेप्ट की तरफ अभी नहीं जा रहा। तो एक्चुअली ये उस बाय रेफरेंस को शो कर रहा है। बाकी तीनों पैरामीटर्स बाय वैल हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है। तो वी कैन राइट द आंसर्स, बहुत सिंपल है। प्रोसीजर, एनालाइज, काउंट, इंटीजर, फंक्शन, अपडेट फंक्शन था की, और ये रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर है।
और इसी तरह ये सॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यू हैव टू मेंशन दिस बाय रेफ। बाकियों में आप बाय वेल यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो यू कैन राइट बाय रेफ, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। तो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा इसमें क्या है, अ प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड टू मैनेज स्टूडेंट बुक लोन्स फ्रॉम कॉलेज लाइब्रेरी। द प्रोग्रामर हैज़ डिफाइंड अ रिकॉर्ड टाइप। ऑलरेडी हम रिकॉर्ड टाइप पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप यूज़ होगा एंड द डेटा आइटम्स आर, दीज आर बेसिकली द फील्ड्स ऑफ रिकॉर्ड। स्टूडेंट आईडी स्ट्रिंग, बुक आईडी स्ट्रिंग एंड ऑन लोन इज बुलियन। तो यू कैन रीड द डिटेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी होगा, यूनिक होंगे ये दोनों चीज़ें, और ये बुलियन वैल्यू ट्रू इफ़ बुक हैज़ नॉट बीन रिटर्न। अगर बुक लोन पे है तो ये फॉल्स होगा, इफ़ बुक हैज़ बीन रिटर्न नॉट रिटर्न तो ये ट्रू है, ऑन लोन है, और अगर रिटर्न हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा। द प्रोग्राम हैज़ डिफाइंड अ ग्लोबल अरे। ग्लोबल अरे मीन्स द अरे इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड इट हैज़ द वैल्यू, देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर द अरे इन योर प्रोग्राम। Name is loan and 7,000 values of this type, record type. There are more elements in the array than books in the library. Unused elements, जो array के unused element हैं जिन पे अभी value नहीं है, have elements have the student ID set to empty string, ठीक है। How you can check whether our array index is empty? वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कैसे पता चलेगा? आपने स्टूडेंट आईडी की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो एम्प्टी है तो इट मीन्स द रिकॉर्ड इज नॉट स्टोर्ड एट दैट इंडेक्स, दे कैन अकर एनीवेयर इन द एरे, ठीक। ये बेटा बेसिक्स आ गई हमारे पास क्वेश्चन का जो है। अब यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल्स आ गए। द फर्स्ट मॉड्यूल इज काउंट लोन्स कॉल्ड विद पैरामीटर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट आईडी। अ स्टूडेंट आईडी विल बी प्रोवाइडेड एज अ पैरामीटर। काउंट, क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ बुक्स करेंटली ऑन लोन, लोन पे कितनी बुक्स हैं ये काउंट करना है आपने। स्टूडेंट आईडी सर्च करना है और फिर चेक करना है ये वाली वैल्यू ऑन लोन, ठीक है ना। काउंट द नंबर ऑफ बुक्स दैट हैव ऑलरेडी बीन रिटर्न्ड, तो जो बुक्स रिटर्न होंगी, अगेन इस ऑन लोन फील्ड को चेक करना है। यहाँ से आपको पता चलेगा कौन सी बुक्स रिटर्न हो गई हैं, हाउ मेनी, और कितनी जो है वो रिटर्न नहीं हुई। आउटपुट बोथ काउंट्स, तो सिंपल है, यहाँ पे आप हमने दो काउंट्स करने हैं, ठीक है ना, जो बुक्स रिटर्न हो गई और जो रिटर्न नहीं हुई। ओके, राइट द सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल दिस। तो बेटा इस मॉड्यूल का हमने सूडो कोड लिखना है, और ये मॉड्यूल क्या है, आउटपुट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा, सो इट इज़ अ प्रोसीजर। आउटपुट बोथ काउंट्स टुगेदर विद अ सूटेबल मैसेज। तो ये क्या है, एक पैरामीटर स्ट्रिंग लेगा और सिंपल उसने चेक करना है इस वैल्यू को ऑन ऑल इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स हैं आपके अरे के जो 7,000 हैं उनको चेक करना है। और दो आपने वेरिएबल्स यूज़ करने फॉर काउंटिंग, एक जो बुक्स रिटर्न हो गई हैं और दूसरा जो बुक्स रिटर्न नहीं हुई, और लास्ट में आउटपुट कर देना है। बहुत सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। लेकिन बेटा बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड, बिफोर वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये एक डायग्राम मैंने क्रिएट की है, ये देखें। एक्चुअली दिस इज व्हाट विच इज ऑलरेडी गिवन, ये सब हमें पहले से गिवन है, ये रिकॉर्ड पहले से बना हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, उसने बता दिया, ये हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम क्या है, बुक लोन, और ये इसकी 3 फील्ड्स हैं, और फिर ये अरे, ये जो अरे आपको नजर आ रही है ग्लोबल अरे, ठीक है ना, ये ग्लोबल अरे यहाँ पे मैंने डिक्लेयर की है, ये दिस इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, और ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये ड्रॉ की है। ये लोन अरे जो है इट इज लाइक दिस, इसके हर इंडेक्स पे क्या है, एंड ऑन एवरी इंडेक्स वी हैव 3 फील्ड्स, ये बात समझें, स्टूडेंट आईडी, बुक आईडी और ऑन लोन, ऑन एवरी इंडेक्स यू हैव, बिकॉज द टाइप इज बुक लोन। बात समझ आ गई ना। एंड हाउ वी कैन एक्सेस अ फील्ड, ठीक है, किसी भी, फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स नंबर 3 पे अगर आपने फील्ड को एक्सेस करना है, उसकी किसी भी फील्ड की वैल्यू को आपने वो एक्सेस करना है, तो कैसे लिखेंगे, अरे का नाम विच इज लोन, देन इंडेक्स नंबर, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स, फिर डॉट एंड देन फील्ड, बुक आईडी या स्टूडेंट आईडी या लोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने समझना है कि हाउ वी हैव टू यूज दिस अरे इन आवर सूडो कोड। जो अब आपने सूडो कोड लिखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो ये 7,000 एलिमेंट की एक अरे है, और इस अरे में ऑलरेडी डाटा स्टोर है, देयर इज नो नीड टू इम्पोर्ट
वैल्यूज एंड स्टोर इट इन दिस अरे और देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर दिस अरे, ये सब नहीं करना, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट डूइंग ऑल दिस। तो ये नहीं, रीजन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल अरे है, ठीक है। और दूसरा, उसने कहीं भी हमें ये बात नहीं कही कि आपने ये कुछ करना है, तो ये मैंने जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये आपको बताया। तो सिंपली आपने ये काउंट लोन प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। एंड हाउ वी कैन डू दिस, तो ये मैं आपको यहाँ से मार्किंग की से कोड को देख लेते हैं, एंड इट सीम्स वेरी सिंपल। तो यहाँ से बेटा देख लें, सिंपल प्रोसीजर है, और ये इसका एक पैरामीटर जो गिवन है दैट इज इट, और एंड प्रोसीजर लिखना है आपने, ये एंड प्रोसीजर, और यहाँ पे ये सिंपल प्रोसीजर लिख लिया। वेरिएबल जो रिक्वायर्ड है वो आप यूज करेंगे, और स्पेशली जब भी काउंट, whenever you are doing counting in your pseudocode, you must declare and initialize the variables. So we have to do two counting, ठीक है ना। लोन काउंट और रिटर्न समझ ले, जो बुक्स रिटर्न हो गई हैं वो आर काउंट कर लिए, और जो लोन पे उनको एल काउंट इसने कह दिया। लूप चलेगा 7000 एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि अरे 7000 एलिमेंट्स की है। और इफ लोन, ये जो मैंने अभी बताया, लोन इंडेक्स डॉट स्टूडेंट आईडी, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये आईडी ये वाली है कि नहीं। जो आईडी आपको दी जाएगी उस स्टूडेंट का आपने चेक करना है कि उसने कितनी बुक्स रिटर्न की हैं और कितनी नहीं रिटर्न। अगर ये मैच कर जाता है, इक्वालिटी, ठीक है ना। लोन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको अभी भी समझाई है कि लोन अरे का नाम, इंडेक्स नंबर और डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देन फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे। अब ये अगर ट्रू हो गई तो फिर हम चेक करेंगे ऑन लोन की वैल्यू क्या है। अगेन अब फील्ड लोन की वैल्यू क्या है, अगर लोन की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आर काउंट में आप 1 करेंगे, ठीक है ना। फिर मैं यहां से बता रहा हूं, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इफ ट्रू द बुक हैज नॉट बीन रिटर्न, ठीक है, बुक रिटर्न नहीं हुई, तो फॉल्स का मतलब है बुक रिटर्न हो गई है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब है आर मीन्स रिटर्न हो गई है। तो कितनी बुक्स रिटर्न होंगी, हर इंडेक्स पे वो बारी बारी चेक करता रहेगा। जहां पे स्टूडेंट आईडी मैच करेगा, लोन की वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो इस वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर नहीं, फॉल्स नहीं होगी, ट्रू होगी, तो मीन्स अभी तक वो बुक लोन पे है, रिटर्न नहीं हुई, तो इस वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड दैट इज इट, ठीक है। एंड दिस लूप विल कंटिन्यू, और फिर लास्ट में आपने सिंपली आउटपुट कर देनी है ये दोनों वैल्यू विद सुटेबल मैसेज, स्टूडेंट हैज एल काउंट बुक्स ऑन लोन एंड स्टूडेंट हैज रिटर्न आर काउंट बुक्स। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट है एंड यू कैन यूज इट, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। और दूसरी बात जहन में ये भी रखें बेटा, सम टाइम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि दे गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब ये जो स्टूडेंट आईडी है, अब स्टूडेंट आईडी एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास हो रहा है, ये आपको इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, दे गेट द इनपुट स्टूडेंट आईडी और फिर उसको ये कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जब हम कहते हैं ना पैरामीटर, इस बात को समझा करें, व्हेन इट इज सेड दैट कॉल्ड विद अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट आईडी, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसीजर जब कॉल होगा, ये प्रोसीजर कैसे कॉल होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख देता हूं, इट कैन बी कॉल्ड लाइक दिस। कॉल प्रोसीजर का नाम क्या है, काउंट लोन्स, और जब ये कॉल होगा तो स्टूडेंट आईडी हमें नहीं आइडिया कि वो किस तरह की है, कोई पैटर्न हमें नहीं गिवन, लेकिन फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरह से है, A B 1 2 3, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टूडेंट आईडी। जब ये प्रोसीजर कॉल होगा तो ये इस तरह से कॉल होगा, तो दिस स्टूडेंट आईडी विल बी कॉपीड इनटू दिस वेरिएबल, सो देयर इज नो नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ इनपुट की जरूरत नहीं है, और ना ही ये कॉल लिखने की जरूरत है, ये मैं समझा रहा हूं। तो इस बात का ख्याल रखें, कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब पैरामीटर कहा जाता है तो वो समझते हैं कि हमें इनपुट करना है, देयर इज नो वैल्यू फॉर स्टूडेंट आईडी, कि भाई किस वैल्यू से हम कंपेयर करें। तो वो वैल्यू कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यू हैव टू राइट अ जनरलाइज कोड, ओके। तो ये है बेटा इसका पार्ट ए हो गया। नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट, बी पार्ट इसका आगा। ये दोबारा वही उसने दोबारा वो ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर दिया है। न्यू मॉड्यूल ये है हमारे पास, वो क्या है, न्यू लोन कॉल्ड विद 2 पैरामीटर्स। अब इसके 2 पैरामीटर्स हो गए, रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट आईडी एंड बुक आईडी, ठीक है। ये 2 पैरामीटर्स आ जाएंगे आपके पास। सर्च द अरे फॉर एन अनयूज्ड लोन रिकॉर्ड।
आपने देखना है कि अरे में एम्प्टी जगह कहाँ पे है। स्टार्ट से सर्च कर दें और देखें एम्प्टी कहाँ पे, अनयूज लोन रिकॉर्ड कहाँ पे है, ठीक है। और इफ फाउंड, अगर वो आपको मिल जाता है, अगर अरे फुल नहीं है, मींस अगर फुल नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो अपडेट्स द लोन रिकॉर्ड विद लोन रिकॉर्ड एंड रिटर्न ट्रू। अगर अरे फुल नहीं है और यू आर एबल टू स्टोर दिस रिकॉर्ड इन द अरे, देन रिटर्न ट्रू। और अगर अरे फुल है, यू आर अनएबल टू फाइंड एनी वैल्यू, एनी एम्प्टी रिकॉर्ड, एम्प्टी वैल्यू इन द अरे, तो फिर रिटर्न फॉल्स कर दें। तो सिंपली क्या करना है कि अब आपने न्यू लोन रिकॉर्ड ऐड करना है अरे के अंदर। तो आपको स्टूडेंट आईडी भी मिल जाएगा और बुक आईडी भी मिल जाएगा, दो फील्ड। और थर्ड फील्ड जो है ऑन लोन, जाहिर है अब लोन पे आप ले रहे हैं तो इसकी फील्ड ट्रू होगी। अभी तो लोन पे स्टूडेंट लेके जा रहा है ना, तो जाहिर है ऑन लोन ट्रू होगा, अभी तो उसने रिटर्न नहीं की। तो ठीक है, जो ये आपने तीनों वैल्यू स्टोर करनी है, लेकिन किस इंडेक्स पे स्टोर करनी है ये आपको पहले सर्च करना है। कैसे सर्च करेंगे, ये ऊपर देखिएगा, यहां पे उसने बताया था अनयूज्ड एलिमेंट हैव द स्टूडेंट आईडी सेट टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब आप इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे और चेक करते जाएंगे कि स्टूडेंट आईडी एम्प्टी कहां पे है। जब एम्प्टी मिल जाएगा तो वहां पे आप फिर स्टूडेंट आईडी और बुक आईडी और ऑन लोन की वैल्यूज वहां पे स्टोर कर देंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम। और यही लिखना है इसका, राइट द एफिशिएंट। अब ये एफिशिएंट क्या है ये मैं आपको भी बताता हूँ, सूडो कोड फॉर न्यू लोन। तो कैसे लिखेंगे, वी मूव टू द सेकंड पार्ट। ये देखेंगे फंक्शन, अब ये फंक्शन है बिकॉज इट विल गोइंग टू रिटर्न अ बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो न्यू लोन, दिस स्टूडेंट आईडी और बुक आईडी दो फील्ड्स आ गई और रिटर्न करेगा बुलियन। ये जो लाइन है ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन के लिए है। इसका मतलब है कि ये आगे जगह नहीं थी ना कि आगे अगली लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, ये इसलिए उसने वो ये मार्किंग की में अक्सर वो डाल देता है, ठीक है। वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। इंडेक्स 1 ले लिया, इज सॉर्टेड एक फ्लैग ले लिया। क्यों ले लिया मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपली आप ये देखें, उसने यहाँ पे फॉर लूप यूज नहीं किया, वाइल कर लिया है। द रीजन इज हम चाह रहे हैं कि एज सुन एज हमें कोई फ्री इंडेक्स मिल जाता है जहां पे हमें वैल्यू स्टोर करनी है, तो वी शुड स्टोर द वैल्यू इमीडिएटली देयर एंड स्टॉप द सर्चिंग एनी मोर फ्री लोकेशन। तो फिर आगे हमें अरे को सर्च करने की जरूरत नहीं है फॉर फ्री लोकेशन, क्योंकि हमें एक ही रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो इसलिए ये कंडीशन है। तो मैक्सिमम ये कहां तक जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 अप टू 7000, जो कि मैक्सिमम लिमिट है अरे की। एंड द सेकंड इज, ये बुलियन वैल्यू है, इज सॉर्टेड। इज सॉर्टेड में क्या स्टोर है, फॉल्स। तो जब तक इज सॉर्टेड नॉट लिख दिया है, जब तक ये इसमें फॉल्स है और नॉट इसको ट्रू करेगा, तो ये लूप चलता रहेगा, मीन्स जब तक रिकॉर्ड फाइंड नहीं हो जाएगा। अच्छा, जब ये रिकॉर्ड फाइंड होगा, व्हेन यू फाइंड द लोकेशन, ये ब्लैंक स्पेस आपको मिल जाएगी, तो फिर हम इसको ट्रू कर देंगे। ये देखिएगा, इफ लोन इंडेक्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा, ये ब्लैंक की जगह आप डायरेक्ट ये इन्वर्टेड कॉमा भी लिख सकते हैं, ये ब्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी उसने डिक्लेयर किया हुआ है। तो इट इज गुड प्रैक्टिस टू यूज अ कांस्टेंट इन योर प्रोग्राम, बट इवन इफ यू कैन राइट डबल कोट्स, ये डायरेक्टली भी यहां लिख सकते हैं ब्लैंक की जगह, ठीक है। तो अब अरे के इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पे स्टूडेंट आईडी की वैल्यू अगर ब्लैंक हो जाती है, तो देन वी कम ओवर हेयर, तो ये हम वैल्यू असाइन करेंगे इंडेक्स 1 पे। 1 मीन्स अगर 1 पे हो रहा है, या एनी इंडेक्स जिस पे ये वैल्यू मैच होगी, तो उसके स्टूडेंट आईडी पे ये वैल्यू जो यहाँ से आई है दिस विल बी स्टोर्ड, और बुक आईडी की वैल्यू जो होगी वो बुक आईडी में स्टोर हो जाएगी, और लोन ऑन लोन ज़ाहिर ट्रू हो जाएगा। और इसके साथ ही इस सॉर्टेड जो है ये फ्लैग है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ये ट्रू होने से क्या होगा, दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स। अब नेक्स्ट टाइम जब ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, नॉट, अब ये ट्रू हो गया तो ट्रू को नॉट क्या कर देगा, फॉल्स। तो दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एज सुन एज द वैल्यू इज स्टोर्ड इन द अरे। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये ट्रू होगा तो ये नॉट विल मेक इट फॉल्स, तो जब ये फॉल्स होगी तो हियर इज एंड। तो अगर ये ट्रू भी होगी तो ये फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, योर लूप विल स्टॉप एज सुन एज द रिकॉर्ड इज फाउंड, ठीक है, एम्प्टी लोकेशन इज फाउंड एंड वी हैव स्टोर्ड द रिकॉर्ड, तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो दिस मेक इट एफिशिएंट, ये वो एफिशिएंट चीज है, ठीक है ना, इसको रुक जाना चाहिए, तो ये रुक रहा है और ये सारा इंक्रीमेंट हो रहा है इंडेक्स साथ साथ। और आखिर में क्या रिटर्न होगा, इज सॉर्टेड। तो इस सॉर्टेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, और ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये लूप चलता रहता है एंड वी आर अनएबल टू फाइंड,
एनी फ्री लोकेशन, तो जाहिर है फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वैल्यू स्टोर नहीं होगी, इस सॉर्टेड भी ट्रू नहीं होगा। तो व्हेन द लूप विल एंड, तो इसमें ऑलरेडी फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। और इसका बेटा सेकंड एक ऑप्शन भी है अल्टरनेटिव, इसका भी वो दिया हुआ है वे, आप फॉर लूप यूज कर लें, एज सुन एज द वैल्यू इज फाउंड, आप ये वैल्यू स्टोर करें और यहीं से रिटर्न कर दें, फ्लैग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही रिटर्न होगा तो यू विल कम आउट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न हो जाएगा। और अगर 7000 तक आपको वैल्यू नहीं मिलती, मींस अरे इज फुल, तो लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर दें, ये भी कर सकते हैं। ये बाकी आपने वही लिखना है, ये सिर्फ इस कोड की बात हो रही है, ये जो वाइल लूप और ये वाला पार्ट जो है ना, ये इतना सा, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिटर्न लिखना ज़रूरी है सो दैट यू कैन मेक द बबल सॉर्ट एफिशिएंट, बबल कह रहा हूँ, ये सूडो कोड को आप एफिशिएंट बना सकें, ठीक है। तो ये इसलिए बेटा यहाँ पे रिटर्न है। तो आई होप कि ये दोनों कोड्स आप देख सकते हैं यहाँ से, एंड दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। वी कैन मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी व्हेन अ बुक इज रिटर्न द लोन रिकॉर्ड विल हैव इट्स लोन डेटा सेट टू फॉल्स, अ न्यू प्रोसीजर archive will mark these records as unused after first saving them from them for future reference. Explain how these records can be saved for future reference. तो सिंपल सी बात है बेटा, आपने रिकॉर्ड्स को कैसे सेव करना है, ठीक है ना, आर्काइव करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, फाइल्स में राइट करते हैं। तो आप एक फाइल ओपन करें और उसमें रिकॉर्ड को स्टोर कर दें, दैट इज इट। और उसको स्टोर कैसे करेंगे ये अब आपकी मर्जी है, देयर आर टू वेज। तो सेव कर दें टू अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। एक लाइन में करें या मल्टीपल लाइंस में करें, दोनों में कर सकते हैं। एक लाइन का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो 3 फील्ड्स हैं ना, इन तीनों को स्टूडेंट आईडी, बुक आईडी और ऑन लोन को एक ही लाइन पे विथ सेपरेटर, वो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, स्लैश हमने वो सेपरेटर यूज़ किया था। तो एक ही स्ट्रिंग बना के फाइल में राइट करते हैं, वो भी कर सकते हैं। या फिर इनको 3 लाइन पे, हर जो एक रिकॉर्ड है दैट विल बी रिटन इन 3 लाइन्स, 3 कंसेक्यूटिव लाइन्स इन द फाइल, वो भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। सेव टू द फाइल, सिंगल, फॉर्म अ स्ट्रिंग विथ सेपरेटर कैरेक्टर एंड राइट इट टू द फाइल, या मल्टीपल लाइन, राइट ईच डाटा आइटम टू अ सेपरेट लाइन इन द फाइल। तो एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप लिख सकते हैं। तो सिंपल है इसका आंसर, कोई इसमें भी इशू नहीं है। एंड देन वी मूव टू द लास्ट वन। इट इज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द प्रोग्राम सो दैट न्यू मॉड्यूल रिमाइंडर विल सेंड एन ईमेल टू द स्टूडेंट 3 days बिफोर द बुक इज ड्यू टू बी रिटर्न। हाँ भाई, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा, रिमाइंडर भेजा जाएगा 3 दिन जब रह जाएंगे, 3 days बिफोर द बुक इज ड्यू। Outline the changes that will need to be made to the data stored and how this data will be used to generate the reminder email. तो ईमेल कैसे भेजेंगे उसको, ठीक है। उसके लिए हमें क्या डाटा चाहिए, ऑलरेडी ये फील्ड्स हैं हमारे पास। कितनी फील्ड्स हैं, ऑलरेडी वी नो कि हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी है, बुक आईडी है और ऑन लोन है। अब हमें और क्या फील्ड या और क्या डाटा चाहिए रिमाइंडर भेजने के लिए, ठीक है, और उसको हम कैसे यूज करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें हमें 2 चीजें हम कर सकते हैं, डाटा और यूज। एक नंबर इसका है और एक इसका है, ठीक है। और वो है, एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप रिटर्न डेट स्टोर कर लें, एक फोर्थ फील्ड ले लें, उसको रख लें रिटर्न डेट। तो रिटर्न डेट से क्या होगा कि आपको पता होगा कि कब आना है, और फिर एक एल्गोरिथम जो है वो इस डेट को कैसे यूज करेगा, इस रिटर्न डेट को पे आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे कि जी आज क्या डेट है और वो रिटर्न डेट क्या है, और -3 करेंगे, ठीक है ना। मीन्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 दिन कब रह जाएंगे, किस डेट को 3 दिन बनते हैं। तो एल्गोरिथम विल यूज दिस रिटर्न डेट टू कैलकुलेट द व्हेन द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी सेंड। तो जब 3 दिन रह जाएं तो वो रिमाइंडर ईमेल सेंड कर दी जाएगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि ईमेल एड्रेस का फील्ड आप ऐड कर लें उसमें, फोर्थ वन, ठीक है। और इस जब वो टाइम हो जाए तो इन ऑर्डर टू सेंड द ईमेल, ताकि इस ईमेल पे आप उसको इंटीमेट कर सकें, ईमेल सेंड कर सकें, अलर्ट कर सकें एज सुन एज, जैसे ही आपका वो टाइम या उसके 3 days हो जाएंगे। तो बेसिकली आपने कोई एक डाटा बताना है और एक उसका रीज़न बताना है कि मतलब हाउ वी कैन यूज़ इट। तो दोनों में से कोई एक आप आंसर लिख सकते हैं, एक फील्ड बता दें, रिटर्न डेट कह दें या ईमेल कह दें,
दोनों फील्ड और फिर इनको यूज़ कैसे करेंगे। तो सिंपल सा ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पेपर। तो बेटा इस पेपर को सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक है, और आई होप के दिस विल हेल्प यू। ओवरऑल आई विल से कि ये पेपर आसान है, मुश्किल नहीं है, मतलब इसमें कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं थे, बट स्टिल इट विल हेल्प यू इफ़ यू सॉल्व दिस पेपर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।